ये लड़का पॉइंट्स के लिए इमॉर्टल ओगर्स की खेती करता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे आप चाहें कितनी भी बार मारो, वो अगले ही दिन पहले से ज्यादा मजबूत और तेज होकर वापस जिंदा हो जाता है। अपने स्किल डिकैपिटेशन की बदौलत वो उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देता है और इस शिकार को किसी प्रैक्टिस की तरह लेता है। उन्हीं पॉइंट से जो वो कमाता है, वो एक सूखे पेड़ को ब्लेस करके उसे एम्परर एप्पल के पेड़ में बदल देता है और वो एप्पल्स मुंह मांगी कीमत पर बिकते हैं। लेकिन वो हमेशा से इतना स्ट्रांग नहीं था। इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलो बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। धरती मर रही थी और अपनी सारी लाइफ फोर्स खो चुकी थी। फिर एक शक्ति ने बताया कि धरती को किस चीज की जरूरत है। उस परम शक्ति ने दूसरी दुनिया में जाने की सलाह दी और इसी के साथ डिस्पैचर्स, जिन्हें अब हीरोज माना जाता है, दूसरी दुनियाओं के लिए धरती छोड़कर चले गए। दूसरी दुनियाओं से डिस्पैचर्स इंसानियत के बचने के लिए जरूरी नई चीजें वापस लाने में कामयाब रहे। हमारा हीरो चानू एक मामूली गार्डनर का काम कर रहा था, लेकिन वो भी एक डिस्पैचर बनने की ख्वाहिश रखता था। दिन भर के काम के बाद वो डिस्पैचर मीटिंग सेंटर की ओर बढ़ा, जहां अपने प्रियजनों के बारे में इन्फो लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी। वो वहां मौजूद सभी लोगों को पार करके रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचने में कामयाब रहा। रिसेप्शनिस्ट ने उसका लॉग चेक किया और पाया कि चानू जिस चेक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने चानू से कहा कि जब उसके पास जरूरी पैसे हों तब वापस आए। चानू ने उस आदमी से मिन्नत की कि वो उसे कम से कम कोई न्यूज दे दे, लेकिन नेक्स्ट कस्टमर ने उसे धक्का देकर हटा दिया। चानू के पास वहां से हटने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो निराश होकर घर लौट गया। दरअसल जब वो छोटा था तो उसके पिता टॉप रैंक्ड वेटरन थे, जिन्हें रिटर्नी भी कहा जाता था। वे हमेशा साथ रहते थे, लेकिन जब धरती की हालत और खराब हो गई तो उन्हें फिर से डिस्पैच कर दिया गया और तब से उसने अपने पिता को दोबारा नहीं देखा। इतने लंबे इंतजार के बाद उसकी मां भी अपने हस्बैंड की तलाश में चली गई, लेकिन आखिर में चानू बिल्कुल अकेला रह गया। वो इतना बड़ा हो गया था कि उनके साथ की यादें भी धुंधली पड़ने लगी थी। अब तो वो उनके चेहरों को ठीक से याद भी नहीं कर पाता था। अचानक उसके अपार्टमेंट के बाहर तेज गोल्डन लाइट चमकी, जिससे एक जोरदार झटका लगा और वो हवा में उड़कर दीवार से जा टकराया। वो वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो कई घंटे बीत चुके थे। उसके फोन पर इमरजेंसी न्यूज अलर्ट आया, जिसमें एक रिटर्नी के वापस आने से हुई गड़बड़ी और चमक के बारे में चेतावनी थी। हालात को और बदतर बनाते हुए एक एस रैंक रिटर्नी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, जिससे हर कोई हैरान रह गया। उस एस रैंक वाले बंदे ने बताया कि कैसे वो अपने साथ गए डिस्पैचर्स को बचाने में नाकाम रहा। वो अपने गॉड की भी रक्षा नहीं कर सका और आखिर में अकेला लौटा, एक नाकाम इंसान बनकर। उसने कहा कि वो अब और डिस्पैच नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऐसा करने की कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी दोनों खो दी हैं। जाहिर है वो भूकंप और तेज रोशनी उसी के वापस आने का नतीजा थे। टूटी हुई आवाज में उसने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की और सभी से धरती की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करने को कहा। ये सब के लिए बहुत बुरी न्यूज थी, क्योंकि धरती की आबादी 50 करोड़ से भी कम रह गई थी, जिससे हाई रैंकिंग डिस्पैचर्स तैयार करना मुश्किल हो गया था। चानू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बंदा अपने मिशन में फेल हो गया और अब रिटायर भी हो रहा है। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो उठा और दरवाजे की तरफ चला, ये सोचते हुए कि उससे मिलने कौन आया है, क्योंकि ये बहुत अजीब था। उसने दरवाजा खोला और एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी, लेकिन उसे दरवाजे पर कोई दिखा नहीं। जैसे ही वो ये मानने लगा था कि वो पागल हो रहा है, उस आवाज ने उसे नीचे देखने को कहा। चानू ने नीचे देखा तो एक प्यारा सा बोलता हुआ रैबिट, जिसके हाथ में एक टैबलेट था, उसे घूर रहा था। ये देखकर चानू इतना डर गया कि वो भड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन रैबिट ने अपना काम जारी रखा और पूछा कि क्या वही चानू है। रैबिट ने फिर कहा कि घबराओ मत, वो उसके लिए एक शानदार खबर लाया है। वो मुस्कुराया और उसे डिस्पैचर बनने पर बधाई दी। ये सुनकर चानू चौंक गया और उसने दोबारा पूछा कि क्या उसे पता भी है कि वो क्या कह रहा है। रैबिट ने माना कि चानू शायद कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसने यकीन दिलाया कि इससे ये सच नहीं बदलता कि उसे चुन लिया गया है। चूंकि चानू शक भरी नजरों से देख रहा था, रैबिट ने सुझाव दिया कि वे किसी और जगह चलें। जैसे ही वे एक अनजान कॉरिडोर से गुजरे, रैबिट ने पूछा कि क्या उसके पास कोई खास स्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कम से कम एक होती है। चानू ने जवाब दिया कि वो ट्रैश लीग में सबसे ऊपर है, इसलिए वो डिस्पैचर बनने के लायक भी नहीं। हाँ, वो प्लांट्स या फ्लावर्स की प्रूनिंग करने में काफी अच्छा है। ये सुनकर रैबिट के तो होश उड़ गए और चानू भी हैरान था कि ये बंदा ये जाने बिना उसके पास आ गया कि वो किसी
किसी काम का नहीं। रैबिट ने फिर खुद को शांत करते हुए कहा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। उसने यकीन दिलाया कि भले ही वो किसी काम का ना हो, इससे ये सच नहीं बदलता कि उसे चुना गया है। चानू पूरी तरह हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद को डिस्पैच सेंटर में पाएगा। मतलब आखिरकार उसके लिए एक मौका आ ही गया था। वे एक बहुत बड़े दरवाजे पर पहुंचे और रैबिट ने कहा कि बात आगे अंदर चलकर करते हैं। इससे पहले कि रैबिट अपनी बात पूरी कर पाता, चानू दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने उस विशाल दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी रैबिट ने चिढ़कर पूछा कि वो दरवाजे के साथ क्या कर रहा है। जिस रास्ते से जाना है वो उसके दाईं ओर है। चानू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि रैबिट एक बहुत छोटे दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। रैबिट के लिए परफेक्ट, इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं। रैबिट ने कहा कि उसे कभी दिक्कत नहीं हुई और चानू को उसे याद दिलाना पड़ा कि वो रैबिट है। ये मानकर कि रैबिट का दिमाग फिर गया है, चानू ने कहा कि उसे जाना होगा। रैबिट ने पूछा क्या उसे यकीन है कि वो सही डिसीजन ले रहा है। उसे याद दिलाया कि वो अपने दिए हर टेस्ट में फेल हुआ है, लेकिन अब एक गोल्डन चांस खुद उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा है। रैबिट ने कहा कि अगर वो सच में जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये सुनकर चानू के पास उस छोटे रास्ते से रेंग कर रैबिट के चमकदार साफ सुथरे ऑफिस में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये चानू के लिए शॉकिंग था, क्योंकि उसे एक छोटे ऑफिस की उम्मीद थी। रैबिट ने बताया कि एक दुनिया है जो सिर्फ उसी के लिए बनी है। चानू कंफ्यूज्ड हो गया और पूछा कि क्या हर इंसान के लिए अलग दुनिया होती है। रैबिट ने बताया कि ब्लॉक टाइप लैंड ग्रैबिंग नाम की एक दुनिया है और वहां एक इवेंट चल रहा है। ये सुनकर चानू की आंखें चमक उठीं। रैबिट ने माना कि वो इसके बारे में जानता है, पर चानू ने कहा कि वो पहली बार सुन रहा है। रैबिट ने बताया कि ये दुनिया आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। खास बात यह है कि यहाँ एक गॉड का डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है। ये सुनकर चानू की इंटरेस्ट और बढ़ गई, क्योंकि उस रिटर्नी ने भी एक गॉड का जिक्र किया था। रैबिट ने उसके बदलते एक्सप्रेशंस देखकर यकीन दिलाया कि उसे चुनने का रीसेंट इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं। चानू ने फिर पूछा किस तरह के गॉड की बात हो रही है। रैबिट ने बताया कि गॉड्स रैंडमली चुने जाते हैं, लेकिन चूंकि चानू उसका फेवरेट ह्यूमन था, इसलिए उसे अपनी पसंद का गॉड चूज करने का मौका मिलेगा। रैबिट ने 3 कार्ड्स निकाले और पूछा क्या वो चूज करने के लिए रेडी है। चानू कंफ्यूज था, कौन सा कार्ड अच्छा है कौन सा बैड पता नहीं। रैबिट ने याद दिलाया कि ये चांस शायद दोबारा ना आए। पिता को याद करते हुए चानू को गुस्सा आया कि वो हिचक क्यों रहा है। उसने एक कार्ड उठाया और उस गॉड का विजुअल रूप उसके सामने आ गया। ये देखकर उसके होश उड़ गए। कार्ड पर लिखा था गॉड ऑफ नेगेशन, रेट 44%। रैबिट ने कहा कि डरना नहीं, जो कुछ भी देखा वो सिर्फ Oh my god! He because it broke. Oh my god! हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसका दिल मुंह को आ गया था। चानू ने पूछा कि ऐसा कौन सा गॉड है जिसके लिए ऐसे इफेक्ट्स चाहिए जो उसे लगभग परलोक पहुंचा दें। उसे लगा ये गॉड उसके लिए सही नहीं, नाम से ही मुसीबत झलक रही थी। उसने घबराकर पूछा कि क्या फिर से ड्रॉ हो सकता है। रैबिट ने कहा हाँ। चानू ने तुरंत फिर ड्रॉ किया और फिर गॉड ऑफ नेगेशन ही निकला। अब वो भड़क गया, ये ड्रॉ तो चीट लग रहा है। रैबिट ने बताया कि कार्ड्स में कोई गड़बड़ी नहीं। फिर उसने कहा बस एक लास्ट चांस बचा है, इस बार ठीक से चुनो। चानू ने मन मसोस कर एक और कार्ड उठाया। तेज हरी रोशनी फैली और उसका चेहरा उम्मीद से खिल उठा। इस बार कार्ड गॉडेस ऑफ अबंडेंस था, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम थी। वो इंटरेस्ट खोने ही वाला था कि देवी का विजुअल रूप दिखा और देवी बेहद खूबसूरत थी। यहां तक कि रैबिट भी चानू के चेहरे पर साफ झलकती फैंटेसी देख सकता था। हैं? नोटी हो रहा। रैबिट मुस्कुराया और पूछा एक और चांस चाहिए। चानू चौंक गया, अभी तो कहा था लास्ट चांस। चानू ने पूछा अगर वो करंट कार्ड पर डिसाइड कर ले तो। रैबिट ने कहा तो तुरंत निकलना होगा। चानू हैरान हुआ, हिचक क्यों? उसके पास डिस्पैचर से रिटर्नी बनने का गोल्डन चांस है। रैबिट ने उसके दिमाग में गोल्डन ड्रीम्स बोए कि लोग उसे हीरो मानेंगे। डिस्पैचर बनने से उसकी लाइफ 10x बेहतर हो जाएगी। चानू को लगा रैबिट सही कह रहा है, उसकी करंट लाइफ वैसे भी बेकार थी। उसने डिसीजन लिया और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे गॉडेस ऑफ अबंडेंस की सर्विस के लिए चुना गया है। देवी की इमेज दिखाई गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने इमेजिन की थी। चानू मुस्कुराया, ऐसी देवी के साथ वो कुछ भी कर लेगा। उसने पूछा अब कहां जाना है। रैबिट ने पोर्टल खोला और कहा
चलो। फिर उसने चानू को सीधे पोर्टल में धक्का दे दिया। चानू डरते हुए बोला, पोर्टल में जाना सेफ है। रैबिट ने चिढ़ाया, पोर्टल बहुत सुंदर है, लेकिन चानू के लिए वो खुला मौत का कुआं था। फिर भी पीछे हटने का इरादा नहीं, उसने ग्रैंड सक्सेस की प्लानिंग कर रखी थी। वो सोच ही रहा था कैसे सक्सीड करेगा कि रैबिट ने उसे पोर्टल में धकेल दिया। तभी एक आवाज ने रैबिट को डांटा, जब पता है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन मना है तो दखल क्यों दिया? रैबिट बोला, कोई चारा नहीं था, चानू ही अकेला है जो हेल्प कर सकता है। पोर्टल में खिंचते हुए चानू को लोडिंग स्क्रीन दिखी और एक टिप सामने आई। परसेंटेज गॉड के फैक्शन साइज को दिखाती है। ये जानकर उसके होश उड़ गए। वो सोच रहा था परसेंटेज इक्वल्स प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये तो और भी बुरा निकला। चानू आखिरकार नई दुनिया में पहुंचा, ये दर्द लेकर कि इतनी जरूरी बात अभी पता चली। उसने देखा चारों ओर बंजर जमीन, देवी का कोई फैक्शन तो था ही नहीं, ऊपर से वो तबाह लैंड पर आ गिरा। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मान लिया कि वो गया काम से। क्या बढ़िया था गुरु। उसे फर्टाइल लैंड की उम्मीद थी, पर सब बैरन था। सिस्टम विंडो फिर सामने आई। डिगिंग वर्ल्ड में वेलकम बताया गया कि वो देवी का मैसेंजर है और उसे डिगिंग से ज्यादा लैंड राइट्स हासिल करने होंगे। कुछ भी करने से पहले उसने आसपास देखने का सोचा। उसने तय किया कि उसे देवी को ढूंढना होगा। अचानक उसे एक पुरानी जंग लगी दराती मिली। उसने सोचा शायद किसी ने यूज करके फेंक दी होगी। गार्डनर होने के नाते दराती उसके हाथ में परफेक्टली फिट थी। अचानक उसे पीछे भारी प्रेजेंस महसूस हुई। डर गया कि कोई मॉन्स्टर उसे खाने वाला है। डर पूरे शरीर में फैल गया। अभी तक देवी से मिला भी नहीं और मॉन्स्टर उसे खा लेगा। उसने डिसाइड किया कि अभी मरना नहीं। दराती घुमाकर डराने का फैसला किया। पीछे मुड़ा और जोर से घुमाया। वहां मॉन्स्टर नहीं, एक प्यारा सा हैमस्टर उसे घूर रहा था। चानू झुककर हैमस्टर को देखने लगा। साफ दिख रहा था कि उसके मन में दुश्मनी नहीं। अचानक उसके दिमाग में आया, शायद हैमस्टर को खत्म करने पर बोनस मिले। हैमस्टर डर के मारे चीख पड़ा। चानू मुस्कुराया, डराने में सक्सेस। उसने तय किया कि जब तक प्रॉब्लम न बने उसे जिंदा रखेगा। अचानक हैमस्टर मुड़ा और चल दिया। थोड़ी दूरी पर रुककर उसने चानू को फॉलो करने का इशारा किया। चानू उसके पीछे भागा। अपने साइज के हिसाब से हैमस्टर काफी फास्ट था। वो सोच ही रहा था कि कहां जा रहे हैं, तभी वे एक नदी के पास पहुंचे। चानू ने बिना टाइम वेस्ट किए बोतल में पानी भरा और पिया। ताजगी मिल गई। उसने हैमस्टर से पूछा, देवी कहाँ रहती हैं? हैमस्टर ने जवाब देने की कोशिश की, पर कम्युनिकेशन मैच नहीं हो रहा था। हैमस्टर फिर आगे बढ़ा और चानू पीछे पीछे। देखते हैं कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे, वो भी धरती के पेड़ों जैसा सूखा। चानू का पैर एक मुरझाए हुए जिनसेंग पर पड़ा। वो चौंक गया। उसने सोचा ऐसी जर्जर जगह पर जिनसेंग। तभी हैमस्टर ने जिनसेंग उससे छीन लिया। चानू कंफ्यूज्ड था। उसे लगा जिनसेंग हैमस्टर के लिए है। तभी नोटिफिकेशन आया, यू फाउंड द गॉडेस। चानू को लगा सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं देवी दिख ही नहीं रही। वो बड़बड़ा ही रहा था कि हैमस्टर ने उसका पैर पकड़ लिया। उसे लगा हैमस्टर मजाक कर रहा है। उसने हैमस्टर को उठाकर कहा वो बिजी है, खिलने का मूड नहीं। लेकिन हैमस्टर के जेस्चर्स ने उसे वो जरूरी बात समझा दी जो वो इग्नोर कर रहा था। सबसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, वो मुरझाया जिनसेंग ही देवी थी। चानू मानना नहीं चाहता था। जिस देवी को उसने देखा था वो ग्रैंड थी। ये कैसे एक बदसूरत जिनसेंग रूट बन गई? आंखें यकीन नहीं कर रही। हैमस्टर ने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल दिया। अब जाकर उसने एक्सेप्ट किया। उसने सिर पकड़ लिया। लैंड ग्रैबिंग और जो परसेंटेज उसने देखा था वो उसके फ्यूचर स्टेट का संकेत था। उसे याद आया जब वो कार्ड्स ड्रॉ कर रहा था, नंबर्स बढ़ रहे थे, मतलब गॉड का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गॉड ऑफ नेगेशन असल में गुड कार्ड था। इतनी बार आना बेवजह नहीं था। उसने सोचा क्या देवी इसलिए सिकुड़ गईं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस लगभग खत्म हो गया? वो देवी को घूरता रहा, वो जाग क्यों नहीं रही? उसे डर लगा कहीं पैर पड़ने से उसने देवी को मार तो नहीं दिया। हैमस्टर उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो बहुत बड़ा बेवकूफ हो। तब चानू को समझ आया अगर वो देवी को थोड़ा पानी दे दे तो शायद वो जाग जाएं। उसने पानी डाला और हैरानी की बात, जिनसेंग के शरीर से तेज हरा ग्लो निकला। पानी काम कर रहा था। उसने और पानी दिया। उसने देवी को पानी में भिगो दिया। आखिरकार देवी को होश आ गया। देवी लगभग डूब ही गई थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि देर होने से पहले चानू रुक जाए। देवी आखिरकार जिंदा हो गईं और चानू ने अपनी जबरदस्त सीपीआर स्किल्स का जश्न मनाया। हैमस्टर भी खुश था कि उसकी मालकिन वापस आ गई हैं।
तभी चानू देवी के सामने झुका, प्रणाम किया और बताया कि वो उनका मैसेंजर है। देवी किसी तरह उठी और अपने मैसेंजर को देखा। चानू पूरी तरह कंफ्यूज्ड था कि क्या करे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि वो अपने स्किल्स यूज करके और स्ट्रॉन्गर बन सकता है। चानू हैरान था, उसे नहीं पता था कि उसके लिए पहले से स्किल्स अवेलेबल हैं। उसने एक स्किल देखी, देवी का ब्लेसिंग, और भले ही इसका कोई डिटेल नहीं था कि स्किल क्या करती है, चानू को लगा कि ये ब्लेसिंग फसलों को खूबसूरत बनाने के लिए है। जैसे ही उसने उसे इस्तेमाल किया, उसे एहसास हुआ कि उस ब्लेसिंग का नाम डिकैपिटेशन यानी सर कलम करना था। ये जानकर चानू के होश उड़ गए, क्योंकि सर कलम करने का मतलब तो किसी का सिर काटना होता है। वो एक शानदार जिंदगी जीने के लिए इधर उधर लोगों के सिर काटने की बात सोचकर ही कांप गया। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि समृद्धि की देवी उसे इतना हिंसक स्किल भला क्यों देंगी। चानू देवी की ओर मुड़ा ताकि वो उनसे पूछ सके कि क्या उसे सच में किसी का सिर काटना होगा। लेकिन देवी का रिएक्शन देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तब उसे लगा कि अब किसी का सिर काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। चानू सोचने लगा कि इस काम के क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, और तभी अचानक उसे ख्याल आया कि शायद उस हैमस्टर का सिर काटा जा सकता है। वो हैमस्टर देवी के वापस आने की खुशी में जश्न मनाने में बिजी था। 何？お前はもう死んでいる。 उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चानू उसे अब तक की सबसे शैतानी नजरों से घूर रहा था। जैसे ही हैमस्टर पीछे मुड़ा, उसने चानू को पूरी तरह हथियारबंद देखा, जो उसे 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार खड़ा था। इससे पहले कि दरांती उस तक पहुंच पाती, हैमस्टर ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। चानू उसका पीछा करता रहा। जब हैमस्टर को एहसास हुआ कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो देवी के पीछे जाकर छिप गया। चानू ने शांति से हैमस्टर से कहा कि जो वो करने जा रहा है उससे उसे खुशी नहीं है, लेकिन ये सब देवी के लिए है। अचानक हैमस्टर और देवी दोनों घबरा गए, और जब चानू पीछे मुड़ा तो उसने एक भयानक जीव को अपने पीछे खड़ा देखा। चानू ने ये भी देखा कि हैमस्टर कूदकर देवी के सामने आ गया था। तभी उसे समझ आया कि हैमस्टर कोई मॉन्स्टर नहीं था। चानू ने अपनी गलती मानी और फैसला किया कि उसे अपने सामने खड़े असली मॉन्स्टर को हराकर अपनी गलती सुधारनी होगी। हालांकि सवाल ये था कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। फिर भी चानू एक बहादुर लड़का था, और वो हाथ में दरांती लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। डिकैपिटेशन स्किल की बदौलत वो साफ साफ देख सकता था कि उसे कहां वार करना है। उसने अपना डिकैपिटेट स्किल एक्टिवेट किया और मॉन्स्टर पर छलांग लगाकर दरांती को इतनी जोर से घुमाया कि एक ही वार में उसका काम तमाम हो गया। ये देखकर हैमस्टर और देवी हैरान रह गए। चानू बिना कोई हड़बड़ी दिखाए देवी के पास लौट आया, मानो उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा कारनामा ना किया हो। फिर चानू ने हैमस्टर के सामने झुककर उसे मॉन्स्टर समझने और लगभग जान लेने की कोशिश के लिए माफी मांगी। उसने हैमस्टर से उसे माफ करने को कहा, और हैमस्टर ने मुस्कुराकर चानू को थम्स अप दिया, ये बताने के लिए कि उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। ये देखकर चानू खुश हो गया और उसने हैमस्टर को एक नाम दिया, हैमल। हैमस्टर को ये नाम इतना पसंद आया कि वो शर्म से लाल हो गया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर आया, जिसमें बताया गया कि स्किल के इफेक्ट की वजह से मॉन्स्टर का सिर अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तब जाकर चानू को पता चला कि उसने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसका नाम इमॉर्टल ओगर था। क्योंकि उसने एक ओगर को हरा दिया था, एक किल काउंट भी सामने आ गया, जो दिखाता था कि वो चाहे तो उनमें से कितनों को भी मार सकता है। चानू हैरान था कि उस मॉन्स्टर को इमॉर्टल ओगर कहा जाता है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इमॉर्टल लगे। सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि ट्रांसपोर्ट की गई भेंट अब देवी की हो चुकी है। चानू ने मुड़कर देवी को देखा और उसे एहसास हुआ कि देवी पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा लग रही थीं। चानू समझ गया कि अगर वो मेहनत करता रहा और मॉन्स्टर्स को खत्म करता रहा तो इससे देवी को उनके असली रूप में वापस आने में मदद मिलेगी। देवी के शानदार रूप को देखने की चाह में चानू और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जल्द ही उसका सामना इमॉर्टल ओगर्स के एक झुंड से हुआ। उसे एक और टिप मिली कि कुछ अनआइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं जिन्हें सिर्फ वर्ल्ड सिस्टम ही इस्तेमाल कर सकता है, यानी उनका लोगों के बीच ट्रेड नहीं हो सकता। चानू हैरान था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसने ये पॉइंट्स कब हासिल किए। खैर, ये उसके लिए अच्छी बात थी और उसने फैसला किया कि अब इन ओगर से छुटकारा पाना ही अगला काम है।
चानू खुश था कि वो डिकैपिटेशन स्किल का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इससे ओगर्स को मारना उसके लिए आसान हो गया था। चानू ने डिकैपिटेशन स्किल एक्टिवेट करते हुए ओगर्स की तरफ छलांग लगाई और एक ही झटके में उन्हें काट डाला। एक और टिप सामने आई जिसमें बताया गया कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स हासिल कर सकता है। चानू ने इसे ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने का इशारा समझा, क्योंकि सिस्टम ने उसे अभी-अभी हरी झंडी दे दी थी। चानू पहले ही 4 इमॉर्टल ओगर्स को हरा चुका था और उसने सिर्फ मजे के लिए लगभग 100 को मारने का सोच लिया। मॉन्स्टर्स की पहली लहर को हराने के बाद हैमल चानू के कंधे पर बैठकर ऐसे जश्न मना रहा था जैसे मॉन्स्टर्स को उसी ने हराया हो। चानू ने फिर सोचा कि इन मॉन्स्टर्स को इमॉर्टल ओगर क्यों कहा जाता है, जबकि एक अमर प्राणी के हिसाब से वे बहुत आसानी से मर रहे थे। चूंकि अभी उसके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था, उसने ठान लिया कि अगर वो मॉन्स्टर्स को हराता रहा तो जवाब मिल ही जाएगा। चानू पेड़ के पास लौटा तो देखा कि देवी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चानू मुस्कुराया, असर उसकी सोच से भी ज्यादा तेजी से हो रहा था। वो देवी को उनके असली रूप में वापस देखने के लिए उत्साहित था। देवी ने फिर उस विशाल पेड़ की ओर इशारा किया, जिससे चानू कंफ्यूज हो गया कि उसे क्या करना है। तब उसे समझ आया कि देवी उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रही थी। चानू ने देवी को ऊपर चढ़ने में मदद की, लेकिन देवी ने उसे भी इशारा किया। सिस्टम ने बताया कि वो ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हर स्किल में पॉइंट्स खर्च होते हैं। चानू ने पेड़ को छुआ और ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस एक्टिवेट किया। उसने अपने सारे स्किल पॉइंट्स उसी में डाल दिए। स्किल की मदद से उसने पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। काम खत्म करते ही वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो पेड़ एक सेब का पेड़ था और हर जगह सेब लटक रहे थे। उसने एक सेब तोड़ा जो बहुत बड़ा लग रहा था। हालांकि उसने पहले कभी असली सेब नहीं देखा था, उसे लगा कि सेब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। मन तो कर रहा था कि सेब खुद खा ले, लेकिन उसने पहली फसल देवी को चढ़ाने का फैसला किया। देवी ने फल स्वीकार किया और चानू के देखते देखते कुछ ही सेकंड में उसे सोख लिया। ये देखकर चानू सोच में पड़ गया कि उसने अभी जो देखा वो कैसे मुमकिन हुआ। उसे एहसास हुआ कि देवी काफी शक्तिशाली हैं और ये भी कि देवी से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चानू पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो अपने और हैमल के खाने के लिए कुछ सेब तोड़ सके। उसने सोचा कि उसे काफी मजबूत बनना होगा, क्योंकि जिसकी वो सेवा करता है वो देवी कोई मजाक नहीं है। चानू ने सेब खाया और स्वाद से दंग रह गया। जब वो चुपचाप अपना सेब खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देवी सोच रही थी कि चानू एक ही दिन में इतने मॉन्स्टर्स को कैसे हरा पाया और इतने बड़े पेड़ को भी उसी दिन कैसे जिंदा कर दिया। देवी के शरीर में सिहरन दौड़ गई जब वो सोचने लगी कि चानू जैसा खतरनाक लड़का आया कहाँ से है। अबंडेंस की बैकस्टोरी में झांकें तो वो भोजन की देवी थी और हाई क्वालिटी कृषि उत्पादों के कारण उसकी बहुत इज्जत थी। हालांकि जब भ्रष्टाचार के देवता ने दूसरे गुटों को निगलना शुरू किया तो अबंडेंस के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि करप्शन की पावर इतनी बढ़ गई थी कि उससे बचना नामुमकिन था। अबंडेंस ने अपना मूल काम छोड़ दिया और मॉन्स्टर्स का शिकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार नहीं थीं। इस वजह से वे एक भी लड़ाई नहीं जीत सकीं और आखिरी उपाय के तौर पर उन्होंने अपने स्किल को किसी और काम के लिए मोड़ा। हालांकि इससे अबंडेंस का बचना तय नहीं हुआ। असल में डीकैपिटेशन स्किल, जिसे चानू मॉन्स्टर्स के सिर काटने वाला मान रहा था, दरअसल अबंडेंस के अधीनस्थों की मदद के लिए था, ताकि वे मरे हुए जानवरों मॉन्स्टर्स के सिर वापस लाकर भेंट कर सकें। चूंकि उसके अधीनस्थ लड़ाई में कमजोर थे, वे बस अपनी पूरी कोशिश ही कर पाते थे। चानू को देखते ही देवी डर से कांप रही थीं, क्योंकि वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वो सोच रही थीं कि चानू ने उसे क्यों चुना, पर अंत में वो इसी नतीजे पर पहुंची कि अब चानू उसी का है। चानू एक और सेब तोड़ने की कोशिश कर रहा था जब देवी ने उसका पैर पकड़ लिया। इससे चानू डर गया। उसे लगा कि देवी उसे सोखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देवी तो बस अब तक की हर चीज के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए गले लगाना चाहती थीं। बाद में देवी सो गईं और चानू ने उन्हें वेदी पर सुला दिया। तभी जोर से बिजली कड़कने लगी। चानू को डर था कि इससे देवी जाग जाएंगी, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। देवी गहरी नींद में सोती रहीं। तभी चानू को एहसास हुआ कि सिर्फ सेब से उसका गुजारा नहीं होगा। उसी पल सिस्टम ने बताया कि डिलीवरी इवेंट अब शुरू हो गया है। ये देखकर चानू हैरान था कि ऐसा भी कुछ मौजूद है।
हालांकि डिलीवरी करने के लिए उसे धरती पर वापस उन लोगों से संपर्क करना होगा। उसने देखा कि हैमल भी थक गया था, तो उसने उसे देवी के बगल में लिटाकर पत्तों से ढक दिया। इस बीच रीएनकार्नेशन ट्रेडिंग कंपनी में हैसुजिन, जो रीएनकार्नेशन की दूत थी, अपने बॉस के ऑफिस में घुसकर उसे डांटने लगी कि पहले से इतना काम होने के बावजूद उसने और काम दे दिया। पता चला कि उन्हें सेब डिलीवर करने का ऑर्डर मिला था। ऑर्डर में यह भी लिखा था कि इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है, मतलब वे सामान के बदले सेब का बार्टर करेंगे। हैसुजिन ने अपने बॉस से पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है जो उसे ऐसा बेकार काम देकर सजा दी जा रही है, लेकिन बॉस ने मना किया। बॉस ने बताया कि सेब लेने के लिए ये बिजनेस ट्रिप असल में उसके लिए अच्छा है, काम कम होगा, ब्रेक जैसा रहेगा। उसने कहा कि ऑफिस में रहना मतलब उसके लिए और काम, तो बेहतर है कि वो इस ट्रिप से अपना दिमाग थोड़ा शांत कर ले। हैसुजिन ने बहस की कि भेजने के लिए कोई और नहीं है, इसलिए उसे ही भेजा जा रहा है। बॉस घबराकर हंसा, शायद वो सही थी। उसने उसे जल्दी तैयार होने को कहा क्योंकि हो सकता है इस ट्रिप पर कुछ अच्छा मिल जाए। उसने अलविदा कहा, उम्मीद करते हुए कि कुछ अच्छा निकलेगा। हैसुजिन ने ऑर्डर लॉग्स चेक किए और महसूस किया कि उसे बहुत सारी डिलीवरी करनी है। उम्मीद की कि ये सब वर्थवाइल होगा, वरना बड़ी समस्या बन जाएगी। उधर चानू डिलीवरी की तैयारी में सेब इकट्ठा कर रहा था। हैमल उनके साथ मस्ती कर रहा था। जल्द ही चानू ने उसे सेब खाते पकड़ा और डांट कर कहा कि सेबों से खिलवाड़ ना करे, ये ट्रेडिंग के लिए हैं, क्योंकि वे आज किसी से मिलने वाले हैं। चूंकि डिलीवरी वाला व्यक्ति बहुत दूर से आएगा, चानू चाहता था कि पहले दिन ही कूल दिखे ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। डिलीवरी इवेंट साइन करते वक्त मिली इन्फो के मुताबिक उसे पता चला कि दुनिया सच में ब्लॉक्स में बटी हुई है और ब्लॉक टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट ग्रैंड समन इवेंट चल रहा है। जमीन सामान्य दिखती है, लेकिन किनारे पर दीवार है और दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए मूवमेंट टिकट चाहिए। चानू ने आंका कि उसके आसपास सच में कुछ नहीं और नजदीकी गांव तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाएगा। वो खुश था कि डिलीवरी सिर्फ 2 दिन लेती है, उसे बस अपने स्लीपिंग बैग्स जल्दी चाहिए थे। इसके अलावा उसने देवी के सोने के लिए एक कुशन भी ऑर्डर किया था। चानू का गोल था देवी का अफेक्शन मैक्सिमम तक बढ़ाना, ताकि वो देवी की नजरों में कभी बुरा न बने। चानू ने यह भी देखा कि इमॉर्टल ओगर्स एक दिन बाद फिर अपने आप स्पॉन हो रहे थे। उसके लिए अच्छी बात, उसने आखिरकार नाम से समझ लिया कि इमॉर्टल यहाँ फिर से जिंदा होने वाला अर्थ में है। फिर भी उसे परवाह नहीं, जब तक वो पॉइंट्स की फार्मिंग करते हुए ज्यादा से ज्यादा उन्हें खत्म कर सकता है। लड़ाई करते वक्त वो पीछे से लगभग कुचला गया था पर बच निकला। तब उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर्स थोड़े तेज हो गए हैं। उसने माना कि मॉन्स्टर्स भी स्किल्स की तरह लेवल अप होते हैं। इसके बावजूद उसे उनसे कोई खास खतरा महसूस नहीं हुआ। जब वो मॉन्स्टर्स को काट रहा था, हैसुजिन आसमान से देख रही थी और उसका रिएक्शन वही था जो किसी का भी होता। उसे बस एक पागल सा ओवरपावर्ड लड़का दिखा जो मॉन्स्टर्स को नाश्ते में खा रहा था। इमॉर्टल ओगर ज्यादातर डिस्पैचर्स के लिए मेन शिकार माना जाता था, क्योंकि ये सामान्य मॉन्स्टर से ज्यादा पॉइंट्स देता है। लेकिन चाहे उसे जितनी बार भी मारो, वो अगले दिन पहले से ज्यादा मजबूत होकर रिवाइव हो जाता है। डिस्पैचर अपना ब्लॉक बदल भी दे तो भी वो पीछा करता रहता, उसे सबसे परसिस्टेंट मॉन्स्टर बनाता है। ऊपर से ये आमतौर पर अपने टारगेट पर एक कर्स छोड़ देता ताकि उन्हें थका दे, आखिरकार वे गिर ही जाएं। इस वजह से हर कोई इससे बचता था और उसी प्राणी को चानू टिश्यू पेपर की तरह काट रहा था। हैसुजिन सोचने लगी कि क्या चानू इतना लापरवाह है कि उसे मॉन्स्टर के काउंटर अटैक की भी परवाह नहीं। उसने ये भी नोट किया कि चानू हारे हुए मॉन्स्टर्स को प्यूरिफाई नहीं कर रहा। जो कुछ उसने देखा उससे उसने मान लिया कि चानू एक स्वॉर्ड मास्टर है, पर फिर सोचा कि एक स्वॉर्ड मास्टर उन सब चीजों में से सेब क्यों चुनेगा। उसने निष्कर्ष निकाला कि चानू कोई बहुत स्मार्ट स्वॉर्ड मास्टर नहीं, लेकिन उसके गुस्से से बचने के लिए उसके साथ बहुत जेंटल रहना ही बेहतर होगा। इमॉर्टल ओगर्स के झुंड को खत्म करने के बाद चानू को एहसास हुआ कि उसने बहुत सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लेसिंग की वजह से एक सेब की कीमत अब 1000 पॉइंट्स थी। चानू ने सोचा कि 100 तक पहुंचना उसके लिए कोई मुद्दा नहीं। वो सोच रहा था कि इस एरिया में शुरू से श्राइन क्यों था, पर फिलहाल ये उसके लिए जैकपॉट था। तभी हैसुजिन उसके पास आई और विनम्रता से झुककर बोली कि वो ट्रेडिंग कंपनी से है और चानू की डिलीवरी लेकर आई है। चानू ने उत्साह से हैसुजिन से हाथ मिलाया और कहा कि इम्प्रेस है कि पहली कोशिश में ही उसने ब्लॉक ढूंढ लिया। मन ही मन हैसुजिन डरी हुई थी क्योंकि चानू काफी पावरफुल था। उसे बहुत सावधान रहना था कि उसकी नजर में बुरी न लगे। तभी उसकी नजर हैमस्टर पर पड़ी। वो इतना प्यारा लग रहा था कि वो उसे गले लगाना चाहती थी। चानू ने उसके चेहरे पर उत्सुकता देखी और पूछा कि तबीयत तो ठीक है। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, असल में बस हैमस्टर को छूना चाहती थी। चानू ने फिर हैसुजिन से पीछे आने को कहा ताकि वो उसे सेबों तक ले जा सके।
वहां पहुंचकर सेब की खुशबू ने ही उसका ध्यान खींच लिया। चानू ने हामी भरते हुए कहा कि सेब सच में बहुत अच्छे उगे हैं। हैसुजिन यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ा वो बड़ा पेड़ सेब का पेड़ है। चानू ने एक सेब तोड़ा और पूछा, खाना चाहोगी? उसने सेब लिया और उसके विशाल साइज ने उसे चौंका दिया। हालांकि उसकी उम्मीद ज्यादा नहीं थी, अक्सर बहुत बड़े फल की मिठास कम हो जाती है। वो निराश होने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही एक बाइट ली वो एक अकल्पनीय स्वाद की अवस्था में पहुंच गई। उसे एहसास हुआ कि सेब बेहद मीठा है और एसिडिटी भी परफेक्टली बैलेंस्ड है। उसने अंदाजा लगाया कि इस मिठास के चलते ये 1,00,000 गोल्ड से कम में नहीं बिकेगा। फिर उसने चानू से कंफर्म किया, क्या उसने सेब पर 2,000 गोल्ड का प्राइस टैग लगाया है? चानू ने हाँ कहा। हैसुजिन ने बताया कि जो कीमत उसने लगाई है वो काफी बेतुकी है। चानू को लगा शायद सेब बहुत महंगे हैं। घबराकर उसने पूछा, तो आप कितने में खरीदना चाहेंगी? हैसुजिन ने चौंकाते हुए कहा, कम से कम 20,000 गोल्ड प्रति सेब। चानू का दिमाग घूम गया और उसने बताया कि अगर डिपार्टमेंट स्टोर में सप्लाई करे तो ये 30,000 से भी ऊपर जा सकता है। चानू को यकीन नहीं हो रहा था और भले ही हैसुजिन उसे बेवकूफ बना सकती थी, उसने नहीं सोचा कि कोई संभावित लॉन्ग टर्म कस्टमर खोना अच्छा होगा। ऊपर से वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं थी। उसे भरोसा था कि अगर चानू को कभी पता चल गया तो यही उसकी किस्मत होगी। हैसुजिन ने बताया कि ये सेब सिर्फ सेब नहीं, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैरायटी है जिसका यूनिक स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा। उसके मुताबिक इसका मूल्य किसी भी रीजनल स्पेशलिटी से ऊपर है। बात को लंबा न खींचते हुए उसने सुझाव दिया कि फिलहाल 20,000 गोल्ड पर सेटल कर लेते हैं। उसने एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा कि साइन करते ही बाकी बैलेंस भी सेटल हो जाएगा। चानू ने पेन उठाकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। सब अपने फेवर में लगा तो वो मुस्कुराया। हाँ, बस एक सेक्शन एडजस्ट कर लेते हैं। हैसुजिन ये देखकर हैरान हुई कि कंपनी का शेयर प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। चानू ने बताया कि ये गलती नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि वो हैसुजिन के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहता है। ऊपर से उसने ईमानदारी से सेब की असली कीमत बताई। चानू ने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। वो चौंक गई, फिर मुस्कुराई। उसने कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने के लिए चानू को धन्यवाद दिया और ऑर्डर किया हुआ सामान थमा दिया। बीज, फूड सप्लाई, कुकिंग टूल्स और साथ में एक फैमिलियर एग, ट्रेडिंग कंपनी की ओर से एक यादगार गिफ्ट। उसने भरोसा दिलाया कि ये उसकी फार्मिंग में मदद करेगा। उसने अंडा सौंपते हुए कहा, शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े क्योंकि वो पहले से एक को पाल रहा है। चानू हैरान, उसे कोई फैमिलियर दिख नहीं रहा था। हैसुजिन ने हैमिल की तरफ इशारा किया, यही तुम्हारा फैमिलियर है। उसने समझाया, जितने ज्यादा पॉइंट्स अंडे में डालोगे, हैच होने पर फैमिलियर उतना ही स्ट्रांग निकलेगा। लेकिन सावधान, अगर ज्यादा कर दिया तो अंडा टूट जाएगा और ऑटोमेटिक फेलियर हो जाएगा। जब अंडा कांपने लगे वहीं रुक जाना। निर्देशों के बाद चानू ने कहा, सही अंदाजा तो ट्रायल से ही लगेगा। हैसुजिन ने एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट और सप्लाई शेड्यूल के बारे में पूछा। चानू ने कहा, 1 दिन काफी होगा। वो चौंक गई। डेली सप्लाई? लंबी सी पर उबाऊ बातचीत के बाद उन्होंने शेड्यूल, क्वांटिटीज और विजिट डेट्स फाइनल कर दिए। सब तय होते ही उनके सौदे का पहला फेज पूरा हो गया। हैसुजिन के जाने के बाद चानू देवी के पास गया और जब वो आसपास थी तब छिपे रहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसे मिली ढेरों सप्लाईज देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि सेब की बिक्री इतनी मुनाफेदार निकली। फिर भी वो जानता था कि ये सब देवी की वजह से है। तभी उसने देखा देवी अंडे को गले लगाए हैं। शायद उन्हें जल्दी सेने होंगे, पर ऐसा करने के लिए और पॉइंट्स चाहिए। तो रास्ता साफ था, और मॉन्स्टर्स काटो। चानू को इस बात पर गर्व था कि अब तक चीजें कितनी अच्छी हो गई हैं, पर वो इतना भोला नहीं था कि ये न माने कि आगे मुश्किलें आएंगी। इसके बावजूद चानू डरा नहीं, क्योंकि वो चुनौतियों से लड़ने के लिए ही बना है। वहीं दूसरी तरफ जब हैसुजिन ट्रेडिंग कंपनी लौटती है तो वो अपने बॉस को अपनी आंखों देखी हर बात बताती है। वो बताती है कि चानू यकीनन कोरियन है, लेकिन उसे लगता है कि वो किसी लड़ाकू गुट का सदस्य है। उसका बॉस ये सुनकर हैरान रह जाता है कि लड़ाई में माहिर कोई इंसान इतनी बेहतरीन क्वालिटी के सेब उगा सकता है। हैसुजिन बताती है कि चानू ने सिर्फ एक जंग लगी दरांती से मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया था और वो सिर्फ उनके सिरों पर ही निशाना लगा रहा था। उसके बॉस को लगता है कि शायद वो लड़का रोहन की तरह ही खुद को मुश्किल हालात में डालकर एक सॉर्ड मास्टर बनने का इरादा रखता है। फिर उसका
का बॉस कहता है कि बेहतर होगा कि वे चानू की जगह पर गार्ड तैनात करने के बजाय उसे छिपा कर रखें, और हैसुजिन इस बात से सहमत हो जाती है। ये कहते हुए वो आदमी अपने सामने रखे कटे हुए सेबों को खाना बंद नहीं करता जब तक हैसन उसका हाथ पकड़कर उसे याद नहीं दिलाती कि ये सेब उन्हें साथ में खाने थे। दूसरी तरफ अबंडेंस की दुनिया में चानू अंडों को हैच कराने के लिए उनमें पॉइंट्स डाल रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे अंडों से कोई प्यारा या मजबूत फैमिलियर मिलेगा। तभी अंडा चटकता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है। चानू को यकीन हो जाता है कि अंडे से कोई एसएस रैंक फैमिलियर बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही अंडे से एक चूजा निकलता है, चानू के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है। प्रैंक हो गया आपके साथ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सारा तामझाम सिर्फ एक बड़े चूजे के लिए था, जबकि वो किसी काम करने वाले की उम्मीद कर रहा था। वो सोचने लगता है कि इस चूजे का क्या किया जाए, और सबसे पहले उसे पाल पोसकर खाने का ख्याल आता है। लेकिन वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि जिस चूजे पर उसने 1,20,000 पॉइंट्स लगाए हों, उसे वो यूं ही पकाकर नहीं खा सकता था। लगाव ना बढ़े इसलिए उसने उसका नाम आरी रख दिया। जैसे ही वो आरी से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, दूसरा अंडा भी फूटने लगता है। पहले की तरह ही चानू बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस बार जरूर कोई काम करने वाला निकलेगा। हालांकि जब अंडे से एक सुअर निकलता है तो उसका चेहरा निराशा से लटक जाता है। बिल्कुल चुप। और चानू बिना समय बर्बाद किए उस सुअर को डोजी नाम दे देता है। चानू बेहद निराश था और सोचने लगा कि उसे सिर्फ खाने की चीजें ही क्यों मिल रही हैं। उसे बताया गया था कि उसे एक फैमिलियर मिलेगा, लेकिन इस मोड़ पर उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। तभी आरी और डोजी देवी को प्रणाम करने के लिए उनके पास जाते हैं, और देवी उन दोनों से कहती हैं कि वे उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वो अंत तक उनकी रक्षा करने में नाकाम रहीं। वे दोनों भी अपनी देवी से उस तरह सेवा न कर पाने के लिए माफी मांगते हैं। देवी उनकी ईमानदारी की सराहना करती हैं, लेकिन उन्हें बताती हैं कि एक चीज है जिससे उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, और वो है उनका दूत। वो दोनों को बताती हैं कि चानू नहीं जानता कि वे उसके सेवक हैं, और अगर वे उसके किसी काम के साबित न हुए तो वो उन्हें बेच भी सकती हैं। इससे भी बदतर वो उन्हें खा भी सकता है। और वे दोनों चानू से आती हुई डरावनी ऑरा महसूस कर सकते थे, जिससे देवी का दावा सच लगता था। देवी उनसे कहती हैं कि जब तक चानू को कम्युनिकेशन स्किल नहीं मिल जाता, तब तक वे अच्छा बर्ताव करें। वे दोनों देवी की बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि बेहतर होगा कि वे बस सब कुछ देखते रहें। अगली सुबह चानू हमेशा की तरह बाहर निकलता है, और उसका मुख्य निशाना मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं। डोजी और आरी सुबह सुबह हर तरफ मचे हंगामे को सुनकर जाग जाते हैं। जब वे चानू को इधर उधर भागकर मरे हुए मॉन्स्टर्स को काटते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। तब जाकर दोनों को एहसास होता है कि चानू वाकई बहुत खतरनाक है, और देवी मजाक नहीं कर रही थी जब उन्होंने अच्छा बर्ताव करने को कहा था। आरी डोजी को बताता है कि चानू उन्हें बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। ये याद आते ही डोजी घबरा जाता है। जैसे ही चानू मरे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करता है, आरी और डोजी अपने सिर पर तौलिया लेकर हाजिर हो जाते हैं। वे चानू की कड़ी मेहनत की तारीफ करते हैं और उसे तौलिए से साफ होने के लिए कहते हैं। दोनों ने चानू को एक्शन में देख लिया था और अब समझ गए थे कि काम आने से देवी का क्या मतलब था। चानू इतना ध्यान रखने के लिए दोनों को धन्यवाद देता है और साफ सफाई के बाद उन्हें एक सेब देता है। डोजी प्लेट की ओर लपकता है, जबकि आरी ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो पेटू नहीं है। चानू दोनों को खिलाकर खुश था, क्योंकि उसने एक बार सुना था कि अंगूर खाकर पला सुअर हमेशा ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आरी डोजी को खाने से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो चानू के मनचाहे स्वाद में न ढल जाए। हालांकि सेब के स्वाद से आरी भी खिंच आता है, क्योंकि चानू ने उनमें बहुत सारे पॉइंट्स डाले थे। फिर भी वो खुद पर काबू रख लेता है। चानू फिर उसे अनाज देता है और वो बिना समय गंवाए अनाज पर टूट पड़ता है। उसके हिसाब से वो सही कर रहा था, क्योंकि वो डोजी की तरह कभी फ्राइड चिकन नहीं बनने वाला था। इसके बाद चानू खेती की ओर बढ़ता है। वो डोजी से जमीन खुदवाता है, जबकि आरी काले चने के बीज बोता है। चानू जमीन को ढक देता है और बीजों को पानी देने के बाद ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस का इस्तेमाल करता है। थोड़े ही समय में चानू के पास स्वस्थ पौधों से भरा खेत तैयार हो जाता है। चानू अपने हाथों में एक बीज रखता है, और जैसे ही आरी उस बीज को देखता है, उसकी नजर उसी पर टिक जाती है। वो चानू की ओर दौड़ता है, लेकिन चानू बीज छिपा लेता है और कहता है कि पहली फसल देवी को ही चढ़ाई जानी चाहिए। चानू हमेशा की तरह देवी को बीज देता है और वो उसे हमेशा की तरह सबसे अजीब तरीके से सोख लेती हैं।
फिर वो आरी और डोजी से कहता है कि अब उनके खाने का समय हो गया है, क्योंकि बाद में उन्हें आलू बोने हैं। पहले की तरह अब आरी भी डोजी जितना ही खा रहा था। आखिर में दोनों फूले हुए गुब्बारों जैसे दिखने लगते हैं और आरी को लगता है कि उसका काम तमाम, क्योंकि वो अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया। दूसरी ओर चानू बस इस बात से खुश था कि दोनों अच्छी तरह खा रहे हैं और ये उसे और फसलें उगाने के लिए मोटिवेट करता है। तभी उसका ध्यान सेबों पर जाता है और वो उम्मीद करता है कि वे बाजार में अच्छी तरह बिक रहे होंगे। स्टोर पर हिसुजिन का बॉस देखता है कि बिक्री के लिए सिर्फ सेब ही बचे हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था, जैसी उम्मीद थी। उसने सेब को और आकर्षक बनाने के लिए सजाया और अच्छी तरह पैक भी किया था, लेकिन लोगों को नहीं लगता था कि एक सेब की कीमत 2 लाख गोल्ड हो सकती है। वो निराशा में सिर खुजलाने लगता है। समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि सेब वाकई स्वादिष्ट है। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ एक बाइट के बाद हर कोई अपना मन बदल लेगा। समस्या ये थी कि उन्हें एक बाइट चखने के लिए कैसे मनाया जाए। अचानक उसे किसी के सेब खरीदने की आवाज सुनाई देती है। वो अटेंडेंट के पास जाकर पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ, और अटेंडेंट बताता है कि सारे सेब बिक गए। उसे इस पर यकीन नहीं होता। कुछ मिनट पहले ही वहां बड़ा ढेर लगा था। अटेंडेंट बताता है कि किसी ने एक चखा और फिर सब कुछ खरीद लिया। पेमेंट स्लिप पर रोहन का सिग्नेचर था और तब मैनेजर को एहसास होता है कि जिसने अभी अभी सब खरीद लिया वो कोई और नहीं बल्कि रोहन था, हैंडीकैप ट्रेनिंग मेथड का जनक। रोहन बेमिसाल स्वॉर्ड मास्टर के नाम से भी जाना जाता था, यानी बहुत बड़ी हस्ती। मैनेजर समझ गया कि उनकी तो लॉटरी लग गई है। ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है और हर कोई ये मानने लगता है कि ये वही सेब हैं जिन्हें खाकर रोहन स्वॉर्ड मास्टर बना था। हिसुजिन के बॉस रयू को हर तरफ से फोन आने लगते हैं। हर कोई उस चमत्कारी सेब का 1 डिब्बा या 100 डिब्बे चाहता था। अबंडेंस की दुनिया में आने के 1 हफ्ते बाद चानू मानता है कि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसके पास आलू थे और वो पकाने के लिए तैयार था। स्वादिष्ट आलू पकाते समय डोजी पहले से ही उसका पैर पकड़कर बता रहा था कि उसे भी खाना है। चानू बस इतना कहता है कि वो आलू उसके लिए नहीं बना रहा, क्योंकि उसने अभी अभी अपना खाना खत्म किया है। फिर भी वो उसे खाने के लिए कुछ दे देता है। कुछ देर बाद हिसुजिन आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि चानू के सारे फेमिलियर्स अंडों से निकल चुके हैं। उसे वे प्यारे टेडी बियर के झुंड जैसे लगते हैं जिन्हें वो बेहतर महसूस करने के लिए गले लगा सके। इस बीच हैमल और बाकी दोनों देवी को ढक रहे थे ताकि वो हिसुजिन की घूरती नजरों से बची रहें। चानू फिर हिसुजिन से पूछता है कि वो क्यों आई है। हिसुजिन कहती है कि उसके पास उसके लिए कुछ अच्छी खबर है। वो बिक्री की रसीदें निकालकर चानू को बताती है कि सारे सेब बिक गए और वो भी टैग की गई कीमत पर। चानू हैरानी से अपना सिर पकड़ लेता है। सब कुछ सिर्फ 2 दिनों में बिक गया था। हिसुजिन बताती है कि सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि अब हर कोई उस सेब का स्वाद चखना चाहता है। चानू हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेब जैसी चीज इतनी ज्यादा कीमत दिला सकती है। उसे याद आया कि सेब आमतौर पर 1000 गोल्ड से भी कम में बिकते थे। चूंकि उसे मुनाफे का 30% मिल रहा था, चानू को एहसास होता है कि वो प्रति सेब कम से कम 60,000 गोल्ड कमाएगा। एक साधारण हिसाब से उसे पता चलता है कि अगर वो 50 सेब बेच पाया तो वो एक दिन में 3 लाख कमा लेगा। जब चानू को एहसास होता है कि 1 अरब का सालाना मुनाफा उसकी ओर आ रहा है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो खुश था कि वो सही रास्ते पर है और उसे विश्वास था कि इससे शायद वो अपने माता पिता के बारे में कोई सुराग ढूंढ पाएगा। चानू हिसुजिन से कहता है कि वो मजा खराब नहीं करना चाहता, लेकिन पूछता है कि उसे क्या लगता है एम्परर एप्पल्स को लेकर ये दीवानगी कब तक चलेगी। चानू जानता था कि सेब इस समय लोकप्रिय हैं, लेकिन ये भी कि वे भविष्य में इतनी बड़ी कीमत पर बिकते नहीं रहेंगे। हिसुजिन तब उसे आश्वासन देती है कि वो उसकी चिंता समझती है, लेकिन बताती है कि 10 लाख के टारगेट ऑडियंस को रोज 100 सेब बेचने का मतलब है कि वे अभी भी 27 साल तक बिजनेस में रहेंगे। ये सुनकर चानू चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये बढ़ा चढ़ाकर किया गया अनुमान है। हिसुजिन फिर कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हिसुजिन फिर पूछती है कि क्या उसने अपने सेब उत्पादन को बढ़ाने के बारे में सोचा है। चानू घबराकर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने दूसरी फसलें भी उगाई हैं और अच्छा होगा अगर वो उन्हें चखे। वो यकीन दिलाता है कि वे सेब जितनी ही स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर हिसुजिन की आंखें किसी लालची दानव की तरह चमक उठती हैं। चानू उसे आराम से बैठने के लिए कहता है, जबकि वो उसे पहले आलू परोसता है। हिसुजिन आलूओं का एक टुकड़ा खाती है और उनकी मिठास से खुशी के मारे पिघल जाती है।
वो उन सभी अच्छी चीज़ों की कल्पना करने लगती है जो सही तरीके से मैनेज करने पर आलू से हो सकती हैं। तभी चानू पैनकेक और फ्राइज लेकर आता है। हिसुजिन अपने सामने रखे खाने को खाते हुए आंसू बहाती है। वो कहती है कि आलू के फ्राइज को साइड डिश के बजाय एक मेन डिश माना जा सकता है। चानू फिर भुने हुए शकरकंद के साथ कॉम्बो पूरा करता है। जैसे ही वो ये परोसता है, डोजी और आरी पागल हो जाते हैं और देने की मांग करते हैं। चानू फिर सुझाव देता है कि वे सब एक साथ खाएं। चानू देखता है कि आरी दुबला पतला दिख रहा है और इसका एक ही कारण हो सकता है, डोजी आरी का खाना चुरा रहा था जिससे वो ठीक से खा नहीं पा रहा। हैमल हिसुजिन के साथ खाने के लिए मेज पर कूद जाता है और चानू हिसुजिन से आलूओं पर उसकी राय पूछता है क्योंकि वो उन्हें बेचने की योजना बना रहा है। हिसुजिन स्वादिष्ट भोजन के लिए चानू को धन्यवाद देती है और फिर पूछती है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो फसलें भी उगा सके और सेब का प्रोडक्शन भी बढ़ा सके। चानू जवाब देता है कि ये मुश्किल होगा क्योंकि उसे और ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होगी। साथ ही उसे नहीं लगता कि अपने सारे पॉइंट्स खेती पर इस्तेमाल करना समझदारी होगी। हिसुजिन चानू को बताती है कि उसके प्रयासों की सराहना की जाती है, लेकिन वो उससे सेब पर ज्यादा फोकस करने का आग्रह करती है। वो कहती है कि सारे दूध कोरियन हैं और दुनिया की संस्कृति इसी पर बनी है। खाना शानदार है, लेकिन सिर्फ फसलों के लिए प्रीमियम कीमत वसूलना मुश्किल है। वो कहती है कि फसलें सेब जितनी लाभदायक नहीं होंगी, भले ही लोग उनकी मांग कर लें। हिसुजिन अपने घुटनों पर बैठकर चानू से सेब उत्पादन को अपनी प्राथमिकता बनाने की भीख मांगती है। ये देखकर चानू पूछता है कि क्या दिन में 100 सेब काफी होंगे, और ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो चानू को फिर से विचार करने और सुझाव मानने के लिए धन्यवाद देती है। अगले दिन चानू हमेशा की तरह मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए निकलता है। डोजी आरी से पूछता है कि क्या जरूरी है कि हर बार चानू के बाहर जाने पर वे उसके पीछे जाएं, और आरी डोजी पर चिल्लाता है कहते हुए कि वे ही नजर रख सकते हैं क्योंकि हैमल किसी काम का नहीं। उन्हें पता नहीं था कि चानू असल में सोच रहा था कि वे दोनों हर जगह उसके पीछे क्यों चलते हैं, और वो मान लेता है कि वे लड़ाकू किस्म के फैमिलियर्स हैं। उसे नहीं लगता था कि असली फैमिलियर्स इतने बेकार होंगे कि वे सिर्फ खाने के अलावा कुछ और कर ही ना सकें। ये विश्वास जल्द ही टूट जाता है जब वो दोनों को एक मरे हुए मॉन्स्टर द्वारा पीछा करते देखता है। चानू खुद को कोसता है कि उसने कैसे सोच लिया कि वे उसकी उम्मीदों के काबिल हैं। तभी डोजी ठोकर खाकर गिर जाता है और मरा हुआ मॉन्स्टर उसके करीब पहुंच जाता है। चानू बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। वो चिल्लाकर मॉन्स्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर काम नहीं बनता। उसने दरांती घुमाई, पर रेंज कम थी। अचानक वो मॉन्स्टर गिर पड़ता है। ये देखकर चानू हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी दरांती वहां तक पहुंची ही नहीं। तब उसे एहसास होता है कि शायद स्किल अपग्रेड हो गया है और रेंज बढ़ गई है। चानू दूर खड़े होकर मॉन्स्टर्स पर दरांती घुमाकर टेस्ट करता है। सिर्फ एक झटके में वो कई निशानों को ढेर कर देता है और विंडो सामने आती है जो नई मिली रेंज के बारे में बताती है। इसके अलावा उसे नया स्किल मिलता है, मास डेकैपिटेशन। चानू चौंकता है, लेकिन समझ जाता है कि इससे वो और ज्यादा मॉन्स्टर्स को संभाल पाएगा। चानू गुस्से में कई मॉन्स्टर्स को काट डालता है। ये देखकर आरी और डोजी डर जाते हैं। दोनों तुरंत देवी के पास वापस भागते हैं। वो उन्हें इतनी जल्दी देखकर हैरान थीं। आरी बताता है कि चानू शायद और मजबूत हो गया है, लेकिन साथ ही कम्युनिकेशन स्किल हासिल करना भी जरूरी है। देवी तब अपने सेवकों से शांत रहने को कहती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई स्किल कभी दिया ही नहीं था। डोजी बताता है कि नए स्किल का नाम मास डेकैपिटेशन है और ये नाम ही देवी को दहला देता है। उन्हें तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि इस समय चानू कैसा इंसान है। वो मान लेती हैं कि वो नरक से भेजा गया कोई यमदूत है। तभी देवी कहती हैं कि शायद उन्हें अंदाजा है कि क्या हो रहा है। डोजी ये सुनकर अपने मन में मान बैठता है कि देवी ने ही चानू को ये स्किल दिया होगा। आरी डोजी को कितना बेवकूफ होने पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेकार निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले देवी की बात सुन। आरी फिर देवी से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है, और देवी जवाब देती हैं कि दूत का स्किल इवॉल्व हुआ है। देवी बताती हैं कि डेकैपिटेशन असल में हार्वेस्टिंग स्किल का बदला हुआ रूप है। वो याद दिलाती हैं कि इवॉल्व हुआ स्किल यूजर को बड़े पैमाने पर कटाई करने देता है, ठीक उसी तरह जैसे चानू का स्किल मास डेकैपिटेशन के इवॉल्व हो गया है।
आरी ये सुनकर हैरान रह जाता है, कहता है कि ये तो कुछ ऐसा था जो सिर्फ शुरुआती दूत ही कर सकते थे। देवी सहमत होती हैं और कहती हैं कि यही वजह है कि चानू इतना डरावना है। हालांकि उन्हें लगता है कि वो शुक्रगुजार लड़का है जो चीजों को थोड़ा बेहतर बनाता है। देवी कहती हैं कि चानू तेजी से बढ़ रहा है और इसकी इसी ग्रोथ की वजह से वे कुछ हद तक सुरक्षित हैं। देवी फिर कहती हैं कि जब चानू लौटेगा तो वो उसे कम्युनिकेशन स्किल देंगी। कुछ देर बाद चानू लौटता है और देवी उत्साह से उसे 2 नए स्किल्स में से एक चुनने का मौका देती हैं, क्योंकि किसी दूत का रास्ता परिभाषित करना नियमों के खिलाफ है। चानू स्टेटस स्क्रीन देखता है। उसके पास 2 स्किल्स हैं जिनमें से चुन सकता है, प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस और कम्युनिकेशन। देवी को पूरा यकीन था कि चानू कम्युनिकेशन ही चुनेगा। वो उसे खतरे से दूर रहने को कहने और अब तक किए काम के लिए धन्यवाद देने का इंतजार नहीं कर पा रही थीं। 1 मिनट सोचने के बाद चानू प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस चुन लेता है, जिससे देवी चौंक जाती हैं। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। फैसला करने से पहले चानू ने काफी देर स्क्रीन को पढ़ता रहा कि कौन सा स्किल सबसे अच्छा काम करेगा। उसने कम्युनिकेशन देखा और समझा कि ये बस एक स्किल है जो उसे पौधों और जानवरों से संवाद करने देगा। आरी और दूसरों के गुस्से में उस पर चिल्लाने की कल्पना ने उसे एहसास दिलाया कि अगर उसने कम्युनिकेशन चुना तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। चूंकि कहा भी जाता है अज्ञानता में ही सुख है, उसने तय किया कि कम्युनिकेशन चुनना गलत कदम होगा। इसलिए उसने प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस चुना। और जैसे ही उसने प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस चुना, उसे महसूस होता है कि सब बहुत उदास हैं। अब उसके पास बोर्ड पर 2 स्किल्स थे, पर पहले की तरह इनका कोई विवरण नहीं था। चानू एक सेब उठाता है, पहली भेंट के रूप में देवी को देने के लिए, पर हैरानी होती है जब देवी उसकी ओर पीठ कर लेती हैं और रोने लगती हैं। स्टेटस स्क्रीन पर चानू को पता चलता है कि वो अपने स्किल का कैसे उपयोग करता है, उसी के अनुसार पॉइंट्स वापस आएंगे। वो सोचता है कि देवी उसके दिए सेब को क्यों ठुकरा रही हैं। सबको खुश करने की कोशिश में वो हैमस्टर के गाल को चिकोटी काटता है, जिससे हैमस्टर थोड़ा खुश हो जाता है। वो डोजी के पेट को गुदगुदाने के लिए सहलाता है, पर हैरानी होती है कि पॉइंट्स वापस नहीं आते। जैसे ही वो सोच रहा था कि क्या गड़बड़ है, हिसुजिन जल्दबाजी में आती है और कहती है कि उसे ब्लॉक पर दावा करना और उसकी रक्षा करनी होगी। ये सुनकर चानू चौंक जाता है और पूछ बैठता है कि क्या कोई उन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। हिसुजिन कहती है कि हाँ, ऐसा होने की पूरी आशंका है, क्योंकि एम्परर एप्पल अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसी वजह से उन्हें हर इंसान को सिर्फ एक ही सेब बेचने पर मजबूर होना पड़ा है, और इसके बावजूद 5000 से ज्यादा लोग पहले ही रिजर्वेशंस करवा चुके हैं। ये आंकड़े सुनकर चानू हैरान रह जाता है और हिसुजिन आगे बताती है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन करवाया है, उनका कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेब कब मिलेगा, बस किसी भी तरह उन्हें वो मिलना चाहिए। यह तो जाहिर था कि सेब के इतने पॉपुलर होने की वजह से अब लुटेरे उन सेबों और उस ब्लॉक को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। मामले को और भी संगीन यह बात बनाती थी कि चानू का ब्लॉक अथॉरिटी जोन के बाहर था, जिसका मतलब था कि वहां जुर्म के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं थी। हिसुजिन मन ही मन सोचती है कि काश उनके पास किसी का सहारा होता, क्योंकि इससे तो सारा खेल ही पलट जाता। चानू इस बारे में गहराई से सोचता है और उसे एहसास होता है कि उसका एकमात्र सहारा तो बस वो देवी ही है। चानू समझ जाता है कि अगर वो हारा तो यह देवी और इस पूरे इलाके के लिए अंत होगा। हिसुजिन उसे बताती है कि इसे रोकने का पहला कदम ब्लॉक पर दावा करना और एक सुरक्षित गेट लगाना है। चानू इस बात से सहमत होता है और कहता है कि आसपास के ब्लॉक्स पर कब्जा करके एक हिडन बेस बनाने से वे हिसुजिन के और करीब आ जाएंगे। हिसुजिन को यह एक बहुत ही शानदार आइडिया लगता है, क्योंकि एक बार जब वे ब्लॉक पर कब्जा कर लेंगे और एक दरवाजा बना लेंगे तो उन्हें आने जाने की पाबंदियों से नहीं जूझना पड़ेगा। चानू फिर पूछता है कि रिजर्वेशंस अचानक इतने कैसे बढ़ गए, क्योंकि ये यकीनन नॉर्मल नहीं था। हिसुजिन उसे बताती है कि एम्परर एप्पल के असर की वजह से पूरा ब्लॉक पागल हो रहा है। चानू उस असर के बारे में सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और हिसुजिन बताती है कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो सेब हर मर्ज की दवा है। ये सुनकर चानू चौंक जाता है। उसे नहीं लगता कि सेब उन सभी कामों को करने में सक्षम भी है जिनके दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हिसुजिन भी बहुत कुछ मान रही थी, लेकिन चानू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसके लिए वो बस एक सेब था। इसी बीच एक परेशान करने वाला पत्रकार रोहन का पीछा कर रहा था जब वो अस्पताल में दाखिल हो रहा था और उसने अपना कैमरा तैयार रखा था। रोहन अपने दोस्त युनसू से मिलने जाता है, जो एक महान कीमियागर था। रोहन युनसू से कहता है कि वो उसके लिए एक गेटवेल गिफ्ट लाया है, और वो गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि एम्परर एप्पल्स का एक डिब्बा था। युनसू हैरान था कि रोहन उसके लिए सेब लाया है, क्योंकि उसने भी ये अफवाहें सुनी थीं।
युनसु उसमें से एक टुकड़ा खाता है और स्वाद के मारे खुशी से झूम उठता है, ये कहते हुए कि इसका पोषण और स्वाद दोनों ही जबरदस्त हैं। युनसु अपनी हैरानी जताता है और सेब के बारे में सवाल पूछने लगता है, लेकिन रोहन उसे याद दिलाता है कि वो कोई खाने पीने का एक्सपर्ट नहीं है। जब युनसु धीरे धीरे सेब खा रहा था तो रोहन, जो उन्हें गिफ्ट के तौर पर लाया था, उन्हें पागलों की तरह खा रहा था। युनसु सेब को घूरता है और कहता है, एक सेब से इस स्तर की परफेक्शन हासिल करने का कोई तरीका नहीं है, भले ही खाद का इस्तेमाल किया जाए। युनसु डर के मारे चीख पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त भी उसके साथ सेब खा रहा है और रोहन उसे जल्दी खाने के लिए कहता है। युनसु गर्व से रोहन से कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो आसानी से सुनुनहुआन डिपार्टमेंट स्टोर को फोन करके अपने लिए सेब का एक डिब्बा ऑर्डर कर सकता है। युनसु की उम्मीद तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि भले ही वो एक जरूरी इंसान हो, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि स्टोर पहले से ही रिजर्वेशन से भरा हुआ था। युनसु तिगुनी कीमत देकर उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। जब वे दोनों मजे कर रहे थे तो रिपोर्टर उनकी तस्वीरें लेने में बिजी था। कुछ ही समय में एक आर्टिकल छपता है जिसमें कहा गया था कि एम्परर एप्पल ने ही युनसु को अस्पताल से बाहर निकलने में मदद की थी। ये देखकर रियू गुस्से से भड़क उठता है, क्योंकि वे पहले से ही अनगिनत अफवाहों से जूझ रहे थे और ये आर्टिकल तो आग में घी डालने का काम कर रहा था। रियू को यकीन नहीं हो रहा था कि हर कोई सेब को एक चमत्कारी इलाज मान रहा है। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट। इडियट तू है, काय का मेहनत। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। मजा आया। अबंडेंस की दुनिया में वापस चानू देवी को बताता है कि उसे आसपास के ब्लॉक्स पर कब्जा करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। चानू डोजी और आरी से कहता है कि देवी की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। देवी ये सुनकर चौंक जाती हैं कि चानू इलाके पर दावा करने के लिए बाहर जा रहा है, और वो मान लेती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अभी अभी एक नया स्किल मिला है जो कॉम्बैट स्किल भी नहीं है। देवी उसका पैर पकड़ लेती हैं ताकि उसे जाने से रोक सकें, क्योंकि बाहर खतरा था। लेकिन चानू देवी की भाषा समझ नहीं सकता था, इसलिए उसे लगा कि देवी उसका पैर इसलिए पकड़ रही हैं क्योंकि अब उन्हें प्रोटीन की जरूरत है। चानू मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या बीफ उनके लिए ठीक रहेगा। वो उत्साह से स्टोरेज रूम में जाकर वो फ्रोजन बीफ लेने जाता है जो उसने पहले ऑर्डर किया था। चानू उत्साहित था क्योंकि ये असल में पहला असली मांस था जो उसके हाथ लगा था। धरती पर वापस उसने सिर्फ लैब ग्रोन मीट ही खाया था। चानू उत्साह से स्टोव जलाता है और मांस को ग्रिल करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि इसकी महक यकीनन उस कल्चर्ड मीट से बिल्कुल अलग थी जो उसने हमेशा खाया था। डोजी पहले से ही मांस खाने के लिए उत्साहित था, लेकिन चानू उसे बताता है कि मांस देवी के लिए है। यहाँ तक कि आरी भी निराश था क्योंकि डोजी ने अभी अभी खाया था और वो पहले से ही ग्रिल्ड मीट पर कूदने के लिए उत्सुक था। जब वो मांस तैयार कर रहा था, देवी बेहद गुस्से में दिख रही थीं और चानू को लगा कि वो बस भूखी हैं। कुछ देर बाद वो मांस तैयार करके देवी को सौंपता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब देवी उस स्वादिष्ट दिखने वाले मांस को फेंक देती हैं। ये चानू को चौंका देता है। उसे लगता है कि मांस खराब है, इसीलिए देवी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। चानू ये देखने के लिए कि क्या ये ठीक है, उसका एक टुकड़ा चखता है और उसे लगता है कि ये मीठा है। हालांकि उसे लगता है कि कुछ कमी है, क्योंकि इसमें वो वाला झटका नहीं था जो उसे पहली बार सेब खाते समय महसूस हुआ था। वो मान लेता है कि यही वजह है कि देवी ने भी नहीं खाया। उसे क्या पता था कि देवी इसलिए रो रही थी ताकि वो ना जाए, लेकिन अफसोस वो उनकी बात सुन ही नहीं सकता था क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ी में कम्युनिकेशन स्किल को नज़रअंदाज कर दिया था। दूसरी ओर आरी और डोजी जश्न मना रहे थे क्योंकि चानू उनसे कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उनके लिए स्वादिष्ट मांस लाएगा। उस रात चानू योजना के अनुसार बाहर निकलता है और जब आरी और डोजी लकड़ी के कुंदों की तरह सो रहे थे, देवी पूरी तरह से चिंतित होकर जागती रहती हैं। चानू ब्लॉक के किनारे पहुंचता है और सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो अगले ब्लॉक में जाना चाहता है। चानू फिर उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करता है और खुद को अगले ब्लॉक में पाता है, लेकिन हर जगह घना अंधेरा था। वो कुछ देखने के लिए लैंटर्न का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में है जो उस जगह से बिल्कुल अलग था जहां वो पहले था। अचानक उड़ने वाले मॉन्स्टर्स का एक झुंड उसकी जगह की ओर दौड़ता है और क्योंकि वे बहुत छोटे थे, चानू भागने लगता है। वे इतने छोटे थे कि वो उनकी गर्दन पर भी निशाना नहीं लगा सकता था और उसने सोचा कि जहां से वो आया था वहीं वापस भागना ही उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है।
अचानक अनडेड मॉन्स्टर्स दूसरे ब्लॉक से पार आ जाते हैं। चानू उन्हें देखकर चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई हिंसक कदम उठाता, उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स उसकी तरफ हैं। चूंकि वो उन्हें सुन नहीं सकता था, उसे नहीं पता था कि अनडेड मॉन्स्टर्स उसे दूसरे मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ उन्हें ही चानू को मारने का अधिकार है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे इसे कायम रख सकें, वे उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो अनडेड मॉन्स्टर्स सीधे उन कीड़ों की तरफ बढ़े और उनका सफाया करना शुरू कर दिया, जिससे चानू को अपने ब्लॉक में वापस भागने का मौका मिल गया। तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने इवॉल्व्ड मॉन्स्टर्स को हराकर बोनस पॉइंट्स कमाए हैं। ये चानू को चौंका देता है, क्योंकि वो असल में उन मॉन्स्टर्स से पॉइंट्स कमा रहा था जिन्हें इमॉर्टल मॉन्स्टर्स ने हराया था। चानू शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पॉइंट्स की सोने की खान मिल गई थी। उसे एहसास होता है कि इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो पॉइंट्स भी कमा रहा था और उसके ग्राहक भी बढ़ रहे थे। जिन अनडेड मॉन्स्टर्स से वो कभी भाग रहा था, वे अब उसके लिए बोनस बन गए थे। डिपार्टमेंट स्टोर पर वापस हिसुजिन उन्हें मिले कॉल्स और ऑर्डर्स की संख्या के बारे में शिकायत करती है। रयू कबूल करता है कि वे बहुत लंबे समय से अफवाहों को उड़ने दे रहे थे, लेकिन उसे नहीं लगता कि वे इसे और बढ़ने दे सकते हैं। पूरी समस्या पर काबू पाने के लिए वो हिसुजिन से कहता है कि एम्परर एप्पल का कोई भी जिक्र करना सख्त मना है। वो कहता है कि अब पूछताछ या इंटरव्यू का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। वे सभी सवालों का जवाब चुप्पी और उदासीनता से देंगे। हिसुजिन को लगता है कि ये शायद मुमकिन न हो, क्योंकि इससे तो पूरी तरह अफरा तफरी मच जाएगी। रयू बहस करता है, ये कहते हुए कि वे अब एक शब्द भी बाहर नहीं जाने दे सकते, भले ही उन्हें धमकी दी जाए। जैसे ही वो ये कहता है, एक तलवार उसकी गर्दन पर आ जाती है, जिससे उसका मजाक हकीकत में बदल जाता है। पीछे से एक आवाज आती है जो उन्हें चौंकाने के लिए माफी मांगती है। रयू मुड़कर देखता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी थी वो सोर्ड मास्टर रोहन था। रयू डर से कांप जाता है और वो रोहन से पूछता है कि वो ऑफिस क्यों आया है। रोहन कहता है कि उसने रयू के बॉस से पहले ही बात कर ली है, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद है कि रयू ज्यादा सहयोगी होगा। रोहन फिर बड़ा सवाल पूछता है, एम्परर एप्पल उगाने के लिए कौन जिम्मेदार है और वो व्यक्ति कहाँ है। रयू तुरंत हिसुजिन के पीछे भागता है और उससे कहता है कि वो डरावने रोहन को सब कुछ समझाए। हिसुजिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि रयू उसके पीछे छिप रहा है, जबकि वो सीनियर है और उसे ही सब कुछ समझाना चाहिए। रयू घबराकर हिसुजिन से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन जैसी हस्ती एक सीधी साधी बातचीत के लिए असली तलवार लेकर आएगा। हिसुजिन पूरी तरह से निराश हो जाती है और आखिरकार उसे ये कहावत समझ आ जाती है कि बॉस हमेशा बेकार ही होते हैं। भले ही वो डरी हुई थी, हिसुजिन अपनी जगह पर खड़ी रहती है और रोहन से कहती है कि कंपनी अपने ग्राहकों की जानकारी के साथ मजाक नहीं करती। जैसे ही रोहन ये सुनता है, वो अपनी तलवार निकालता है और वे दोनों डर के मारे लगभग बेहोश हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि रोहन उन्हें अपनी तलवार से चीरने के बजाय उसे जमीन पर गिरा देता है। रोहन फिर उन दोनों से कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसान को अपनी सूझबूझ से ही ढूंढ लेगा। ये कहने के बाद वो जाने के लिए मुड़ता है, जिससे रयू और हिसुजिन चौंक जाते हैं। हिसुजिन को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वो रयू से पूछती है कि उस बंदे का सूझबूझ से क्या मतलब था। रयू बताता है कि सोर्ड मास्टर्स के पास आमतौर पर ऐसी सूझबूझ होती है जो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं बेहतर होती है। वो हिसुजिन को बताता है कि उसने एक बार सुना था कि रोहन ने अतीत में कई समस्याओं को सिर्फ अपनी सूझबूझ का उपयोग करके हल किया था। हिसुजिन ये सुनकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या रोहन ने जो अभी कहा वो मुमकिन है। 2 दिन बाद चानू रोहन के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हिसुजिन ने उसे पहले ही बता दिया था। वो सोच रहा था कि 2 दिन बाद भी रोहन उसके दरवाजे पर क्यों नहीं आया। अचानक उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि किसी ने ब्लॉक में प्रवेश किया है। बिना किसी शक के वो समझ जाता है कि ये रोहन ही होगा। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसके किसी भी पल अंदर आने का इंतजार करता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब कोई अंदर नहीं आता। वो मान लेता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि सभी विजिटर्स से गेट के जरिए ही अंदर आने की उम्मीद की जाती है। वो फिर से सिस्टम को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये कोई गड़बड़ नहीं है। वो एहतियात के तौर पर आसपास देखने का फैसला करता है और अचानक उसे बड़ा आश्चर्य
आश्चर्य होता है। चानू देखता है कि रोहन सिर्फ अपनी तलवार से बैरियर के एक हिस्से को तोड़ रहा है। सिर्फ रोहन को देखने भर से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और रोहन उसके पास आकर पूछता है कि क्या वही सेब का किसान है। चानू अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए रोहन का सबसे अच्छे तरीके से स्वागत करता है। रोहन सीधे मुद्दे पर आता है और चानू से कहता है कि वो सेब खरीदने आया है। चानू इस अचानक अनुरोध से चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो कितने सेब खरीदने की योजना बना रहा है। रोहन कहता है कि उसे 100 सेब चाहिए, लेकिन अगर उसे 200 मिल सकते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। ये चानू को चौंका देता है और वो चिल्लाकर रोहन से कहता है कि उसने जो अनुरोध किया है वो व्यवहारिक रूप से असंभव है। वो जो सेब बेच सकता है उसकी सीमा 50 है। बिना बहस किए रोहन कहता है कि वो 50 सेब से खुश है। चानू फिर उससे पूछता है कि वो सेब के लिए क्या कीमत देने को तैयार है और रोहन कहता है प्रत्येक के लिए 2 लाख गोल्ड। ये चानू को चौंका देता है। चानू कहता है कि वे स्टोर की तरह पैकेजिंग नहीं देते, लेकिन रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चानू उससे ये भी पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने अभी-अभी डिपार्टमेंट स्टोर की कीमत का जिक्र किया है, और रोहन उसे यकीन दिलाता है कि उसे पता है। रोहन जो पैसे दे रहा था वो इतने ज्यादा थे कि चानू पहले से ही उसके लिए और बेचने के बारे में सोच रहा था। चानू फिर रोहन को सेब के पेड़ के पास ले जाता है और रोहन पहले से ही उस स्वादिष्ट सेब के बारे में सोचकर मुंह में पानी ला रहा था। चानू पेड़ के पास जाता है और ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस स्किल को एक्टिवेट करता है। बिना देर किए पेड़ पर कई सेब उगाते हैं और चानू अपनी दराती निकालता है। रोहन से कहता है कि वो उसे एक पल दे जब तक वो सेब तोड़ता है। हालांकि रोहन उसे बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी तलवार निकालता है और सेकेंडों में सभी सेब काट देता है, जिससे चानू दहशत की स्थिति में रह जाता है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहता और बस मान लेता है कि जो अभी-अभी हुआ वो एक बग के अलावा कुछ नहीं है। सौदा तय होने के बाद रोहन चानू को तय की गई रकम भेजता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो अगली बार फिर आएगा। जैसे ही रोहन जाने वाला होता है, चानू उसे रोकता है। चानू को लगता है कि रोहन नए ब्लॉक के मामले में उसकी बहुत मदद कर सकता है। चानू फिर रोहन से पूछता है कि क्या उसे दूसरी फसलों में दिलचस्पी है, क्योंकि उसने उन्हें अभी-अभी उगाया है और उसे पूरा यकीन है कि रोहन को ये पसंद आएगा। सीधे चेहरे के साथ रोहन पूछता है कि वो किस तरह की फसलों की बात कर रहा है। चानू कहता है आलू। वो ये कहना भी खत्म नहीं कर पाता कि रोहन कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। चानू और जोर देता है कि उसके पास शकरकंद और बीन्स हैं, लेकिन रोहन का जवाब वही रहता है। उसके सभी अनुरोधों को अस्वीकार करने के बाद रोहन कहता है कि वो जाने वाला है। ये महसूस करते हुए कि रोहन उसकी योजना के लिए जरूरी है, चानू एक हताश कदम उठाते हुए रोहन से कहता है कि वो उसे तय किए से ज्यादा सेब देगा। चानू महसूस कर सकता था कि रोहन बुरा इंसान नहीं है, भले ही वो अजीब और जंगली लगता हो। चानू फिर रोहन को बताता है कि अगर उसे सेब की स्टेडी सप्लाई जारी रखनी है तो उसे एक और ब्लॉक पर कब्जा करना होगा। ऐसा करने के लिए वो रोहन से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत होगी और बदले में वो उसे सेब से पेमेंट करेगा। चानू सोच रहा था कि क्या उसकी योजना काम करेगी, जब रोहन उसके पास आता है और बिना समय बर्बाद किए रोहन नए ब्लॉक की ओर बढ़ता है और चानू उसके साथ बने रहने के लिए उसके पीछे भागता है। चानू हैरान था कि रोहन तुरंत ब्लॉक की ओर बढ़ रहा है और वो सोचने लगता है कि वो बंदा कितना मजबूत हो सकता है। चानू देखता है कि जमीन एक अजीब तरल से गीली है जो उसके अपने ब्लॉक से बहुत अलग थी। चानू अपने गंदे जूतों को घूर रहा था जब एक मॉन्स्टर उसके पीछे दिखाई देता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे अपना निवाला बनाता, रोहन उसे खींच लेता है और कहता है कि उसके पीछे रहे, आसपास घूमना खतरनाक है। चानू को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन खतरनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि खतरनाक तो वो खुद था। चानू हैरान था कि वो लगभग एक पौधे के भेष में छिपे मॉन्स्टर द्वारा खा ही लिया गया था। चानू फिर रोहन से कहता है कि उसे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में ब्लॉक का मैनेजमेंट वही करेगा। चानू खुद ही मॉन्स्टर्स से छुटकारा पाना चाहता है। वो डिकैपिटेशन एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर्स को ऐसे काटने लगता है जैसे वे कुछ भी न हो। जब वो काम खत्म कर लेता है तो वो ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस को एक्टिवेट करता है। इसी बीच हिसुजिन ब्लॉक में प्रवेश कर चुकी थी और वो घूम रही थी जब उसने चानू को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वो एक चमकदार मुस्कान के साथ चानू को देखने के लिए नीचे देखती है, लेकिन जब वो रोहन को चानू के साथ एक पौधे पर काम करते हुए देखती है तो मुस्कान गायब हो जाती है। हिसुजिन नीचे भागकर चानू से पूछती है कि क्या हो रहा है।
चानू कहता है कि चूंकि वो आसपास के ब्लॉक्स पर कब्जा करने की योजना बना रहा है, उसने इस क्षेत्र में अपना पैर जमाने का फैसला किया है। हिसुजिन उस पर चिल्लाती है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि रोहन उसके साथ क्यों है। चानू फिर उसे अपनी मौजूदा दुर्दशा के बारे में बताता है। जाहिर है, जब वे पहली बार जमीन पर पहुंचे तो रोहन ने चानू से कहा कि वो नई जमीन पर उगाए गए सेबों का स्वाद चखना चाहेगा। चानू घबराकर रोहन से कहता है कि वहां कोई जमीन नहीं है क्योंकि ये सब कीचड़ से भरा हुआ है। जैसे ही रोहन ये सुनता है, वो अपनी तलवार निकालता है और जमीन के एक बड़े हिस्से को साफ करने के लिए उसे जोर से घुमाता है। वो घास को साफ करता है और उसे एक ऐसी जगह में बदल देता है जहां चानू बीज लगा सकता है। ये देखकर चानू सदमे से भर जाता है और वो बिना समय बर्बाद किए बीज लगा देता है। फिर वो उस पर ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस का इस्तेमाल करता है और यही वो कर रहे थे जब हिसुजिन वहां पहुंची। चानू ने जो बीज अभी अभी लगाया था वो चमकीले पत्तों वाले एक बड़े सेब के पेड़ में बदल गया था। हिसुजिन हैरान थी, लेकिन उसने कहा कि सेब की महक बहुत अजीब थी और चानू उसकी बात से सहमत था। उसका कहना है कि ऐसे माहौल की वजह से है। जाहिर है, इन सेबों में दोगुनी खुशबू और स्वाद था और जितने ज्यादा पॉइंट्स डाले जाएं, स्वाद उतना ही बदल जाता है। चानू ने फिर कबूल किया कि वो अभी भी इस पर प्रयोग कर रहा है। चानू ने एक सेब तोड़ा और उसे हिसुजिन को देते हुए पूछा कि क्या वो इसे चखना चाहेगी, लेकिन लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि वो नहीं खाएगी। तभी हिसुजिन की नजर जमीन पर पड़े पौधों वाले मॉन्स्टर्स पर पड़ी और उसने उन्हें ऑस्ट्रिच टेल कहा। चानू हैरान था क्योंकि उसने पहली बार इसके बारे में सुना था। असल में ये मॉन्स्टर शुतुरमुर्ग की आदतों को पसंद करता था और कहा जाता है कि ये सिर्फ रात में ही सक्रिय होता था, जिससे इसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था। हिसुजिन ने मॉन्स्टर को देखा और कबूल किया कि हालात वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने उसका थोड़ा खून एक टेस्ट ट्यूब में लिया और फिर चानू से पूछा कि क्या उसने ही ऑस्ट्रिच टेल का शिकार किया था। चानू ने जवाब दिया कि ये सब उसने ही किया था और हिसुजिन को यकीन दिलाया कि इसमें रोहन शामिल नहीं था। चानू ने हिसुजिन से पूछा कि क्या इसमें कोई समस्या है और हिसुजिन ने अचानक उसे पकड़ लिया, ये पूछते हुए कि क्या वो उन्हें बेचने को तैयार है। जाहिर है, ऑस्ट्रिच टेल ऊंची कीमत पर बिकते थे। उस ज़ॉम्बी जैसी लड़की से डरकर चानू मान गया कि वो उन्हें बेच देगा। हिसुजिन ने अपना हाथ आसमान में उठाया, ऐसे जश्न मनाते हुए जैसे उसने अभी अभी लॉटरी जीती हो। हिसुजिन चानू को ऐसे घूर रही थी जैसे वो इस ग्रह का सबसे हैंडसम आदमी हो। हिसुजिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि चानू खेती और लड़ाई दोनों में माहिर था। इसके अलावा उसके साथ एक स्वॉर्ड मास्टर भी था। हिसुजिन इस बात को छिपा नहीं सकी कि चानू से मिलना उसके लिए एक आशीर्वाद था। हिसुजिन उन कई उत्पादों के बारे में सपने देख रही थी जिन्हें बेचने का मौका उसे अभी भी मिल सकता था जब चानू ने उसका नाम पुकारा। हिसुजिन को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने उसकी कल्पना को बर्बाद कर दिया और उसने उससे पूछा कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए। चानू ने उसे याद दिलाया कि उसने कुछ चीजें ऑर्डर की थीं और हिसुजिन ने बैग में देखकर वे सभी चीजें निकालना शुरू कर दिया जो चानू ने ऑर्डर की थीं, जैसे कि कीट नियंत्रण वाले पौधों के बीज। उसके पास एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किट भी थी। कुछ ही समय में चानू ने एडवेंचर्स के लिए एक पोर्टेबल घर बना लिया और उसने उस क्षेत्र में कीट प्रतिकारक बीज भी लगा दिए। ये हिसुजिन को हैरान कर गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि चानू के पास कम समय में पौधे उगाने की क्षमता भी है। हिसुजिन सोचती रही कि आखिर चानू किस तरह का इंसान है। जल्द ही उसने नया ब्लॉक खरीद लिया जिससे देवी और उसके सेवक बच्चों की तरह खुशी से झूम उठे। चानू भी खुश था क्योंकि वो आखिरकार एक जमीन का मालिक बन गया था। जाहिर है, एक ब्लॉक में आमतौर पर 100 मालिकाना इकाइयां होती थीं और एक बार जब सभी हासिल कर ली जाती थीं तो गुट को कब्जा मिल जाता था। चानू असाधारण रूप से खुश था क्योंकि धरती पर वो मुश्किल से एक कमरा भी हासिल कर पाता था। इसके अलावा जमीन खरीदने के साथ कई नई सुविधाएं भी मिली और सबसे जरूरी थी ब्लॉक स्ट्रेट असाइनमेंट फीचर। चानू को सिस्टम से एक टिप मिली जिसमें बताया गया कि एक ब्लॉक को दिए जा सकने वाले गुण दूत के गॉड या ब्लॉक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। चानू ये सुनकर खुश था क्योंकि ये सुविधा देवी की प्रकृति के साथ बिल्कुल मेल खाती थी। सिस्टम ने उसे ब्लॉक को सौंपने के लिए एक गुण चुनने के लिए कहा और उसके विकल्प थे ग्रोथ और डेथ। चूंकि ग्रोथ डेथ से बेहतर लग रहा था, उसने ग्रोथ चुनने का सोचा। इसके अलावा उसे विश्वास था कि इससे देवी के विकास में भी मदद मिलेगी। चानू ने ग्रोथ का गुण लागू किया, लेकिन चीजें जैसी दिख रही थी उससे पूरी तरह से अलग नहीं लग रही थीं। चानू ने निष्कर्ष निकाला कि कोई खास अंतर नहीं था क्योंकि ये अभी पहले चरण में था।
उसने स्टेटस विंडो को देखा तो पाया कि ग्रोथ का गुण मूल रूप से हर चीज को प्रभावित करता था। चानू मुस्कुरा रहा था जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वहां पैदा हुए मॉन्स्टर के विकास का भी एक विकल्प था। ये देखकर उसके शरीर में डर दौड़ गया और वो लगभग बेहोश ही हो गया। इसका सीधा मतलब था कि इस गुण के अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। बुरे पहलुओं में से एक ये था कि अनडेड मॉन्स्टर्स ने भी इसमें हिस्सा ले लिया था। भले ही वो बढ़ गए थे, चानू को राहत मिली कि वे अभी भी काबू में थे। चानू हमेशा की तरह मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए बाहर निकला और उन्हें हमेशा की तरह आसानी से हरा दिया। वो खुश था क्योंकि अनडेड मॉन्स्टर्स के मजबूत होने का मतलब उसके लिए और ज्यादा पॉइंट्स भी था। अचानक रोहन उसके पीछे प्रकट हुआ, जिससे वो चौंक गया क्योंकि उसने उसकी मौजूदगी को महसूस तक नहीं किया था। चानू को लगा कि रोहन उससे मिलने आया है क्योंकि उसके सेब पहले ही खत्म हो चुके थे। रोहन ने सोचा कि चानू का पहले ही से क्या मतलब है, और चानू ने उसे याद दिलाया कि उसे आखिरी खेप मिले अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। चानू ने निष्कर्ष निकाला कि रोहन बस बहुत ज्यादा सेब खाकर मर जाएगा। चानू ने फिर उससे पूछा कि उसे कितने सेब चाहिए, और उसने जवाब दिया कि उसे 120 चाहिए, लेकिन अगर उसे और मिल सकते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। चानू ने फिर रोहन को बताया कि उसे माहौल में बदलाव के कारण स्वाद को एडजस्ट करना होगा। उसने कहा कि रोहन एक मुफ्त में चखेगा। चानू को पता नहीं था कि देवी और उसके सेवक सेब के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। जब वो वहां पहुंचा तो उन्हें खेलते हुए पाकर वो चौंक गया। रोहन को देखकर वो समूह लगभग जमीन में धंस गया क्योंकि वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अचानक रोहन ने अपनी तलवार घुमाई और चानू को लगा कि वो उस समूह पर निशाना साध रहा है। वो उन्हें बचाने के लिए कूदा, लेकिन आखिर में रोहन सिर्फ सेबों पर निशाना साध रहा था। चानू को लगा कि रोहन ने देवी की मौजूदगी को महसूस नहीं किया है क्योंकि उसने उन्हें फेमिलियर्स कहा था। तभी रोहन कहता है कि वो ब्लॉक पर ग्रोथ के गुण को महसूस कर सकता है और इस वजह से वो रुककर ट्रेनिंग करना चाहेगा, लेकिन वो चानू को यकीन दिलाता है कि वो पैसे देगा। चानू को ये सुनकर दिलचस्पी हुई कि रोहन पैसे देने को तैयार है और उसने उससे पूछा कि वो कितनी पेशकश कर रहा है। रोहन मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है। ये चानू को खुशी के मारे पागल कर देता है और वो तुरंत रोहन से हाथ मिलाकर उसे अपने सम्मानित ग्राहक के रूप में स्वागत करता है। रोहन उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसका अनुरोध संभव है, और चानू हाँ कहता है। हालांकि वो जानना चाहता है कि क्या माहौल 2 टुकड़ों में फट तो नहीं जाएगा, और रोहन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। चानू ये भी पूछता है कि क्या चीजें अचानक कहीं से भी फट जाएंगी, लेकिन रोहन उसे यकीन दिलाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चानू फिर रोहन को बताता है कि उसके पास मॉन्स्टर्स बनाने की पावर नहीं है क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स भी नहीं है। रोहन उसे बताता है कि उसे मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे बस कोने में एक जगह चाहिए। चानू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि रोहन को बस इतना ही चाहिए। चानू को इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसने रोहन से कहा कि उसे पैसे के अलावा कुछ और चाहिए। चानू ने अपने दिल की बात कहते हुए कहा कि वो चाहेगा कि रोहन उसका गार्ड बने। चूंकि जिस दुनिया में वे रह रहे थे उसमें हर समय खतरे में पड़ने की संभावना थी, चानू को लगा कि रोहन का रक्षा करना बेहतर होगा। आखिर रोहन वहां के सबसे अच्छे स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक था। रोहन जवाब देता है कि अगर वो ग्रोथ के प्रभाव को बढ़ा सकता है तो वो चानू के प्रस्ताव पर विचार करेगा। चानू ये सुनकर खुश हो जाता है और वो रोहन को यकीन दिलाता है कि वो हर दिन 50,000 पॉइंट्स से विकास दर को बढ़ाएगा। इसके अलावा वो रोज 10 सेब देने को तैयार था। रोहन को सेबों की ज्यादा चिंता थी और उसने पूछा कि क्या उन्हें अलग से खरीदा जा सकता है। चानू ने फिर उसे यकीन दिलाया कि उसे सेबों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच डोजी और अन्य डर से कांप रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रोहन अब उनके साथ ही रहेगा। दूसरी ओर चानू को लगा कि फेमिलियर्स खुश होंगे क्योंकि उनके पास उनकी रक्षा के लिए एक स्वॉर्ड मास्टर था। चानू ने मुड़कर समूह से एक अलग प्रतिक्रिया देखी। रोहन ने भी ये देखा, लेकिन चानू ने झूठ बोला, ये कहते हुए कि समूह सिर्फ इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि वो नया है। चानू उन्हें रोहन से परिचित कराने की कोशिश करता है, लेकिन समूह इसके बजाय भाग जाता है। चानू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो उस शर्मनाक पल को पार करके रोहन को अपना पहला अनुरोध बताता है। बाद में वे दोनों दूसरे ब्लॉक का निरीक्षण कर रहे थे जब रोहन को झाड़ियों के पीछे कुछ महसूस हुआ। वे उसे देखने के लिए वहां गए तो देखा कि वहां एक बिल्ली लेटी हुई थी। चानू हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस क्षेत्र में हैमस्टर्स जैसे कोई और जानवर भी होंगे। बिल्ली जितनी आराम से दिख रही थी, चानू को लगा कि वो खतरनाक नहीं है, और इससे पहले कि रोहन उसे रोक पाता, चानू बिल्ली को सहलाने के लिए उसके पास चला गया।
बिल्ली जागी तो उसने अपने ऊपर एक बदसूरत चेहरा खड़ा देखा और वो ऐसे कूद गई जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। बिल्ली चानू पर फुफकारी जिससे उसकी रीढ़ में लगभग सिहरन दौड़ गई। स्टेटस विंडो ने फिर चानू को सूचित किया कि बिल्ली वास्तव में अपोस्टल ऑफ नेगेशन थी और उसने उसके ब्लॉक पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। चानू हैरान था कि दूत ने सिर्फ इसलिए उस पर युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि उसने उसे थोड़ा सहला दिया था। आंखों में आंसू लिए उसने रोहन से पूछा कि क्या बिल्ली अपोस्टल ऑफ नेगेशन है क्योंकि उसने उस पर युद्ध की घोषणा कर दी है, लेकिन रोहन को लगा कि वो बकवास कर रहा है। चानू को शक हुआ कि बिल्ली इसलिए नाराज है क्योंकि उसे बिना इजाजत के छुआ गया था। चानू अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करने के लिए बिल्ली के पास गया, ये सोचते हुए कि उसे एक छोटी बिल्ली से क्यों लड़ना पड़ रहा है। तभी रोहन ने उसे चौंकाते हुए कहा कि वो बिल्ली से नहीं लड़ेगा। रोहन कहता है कि जिन दूतों से वो लड़ेगा वे बहुत जल्द ब्लॉक की सीमा के जरिए आएंगे। हैरानी की बात यह है कि रोहन कहता है कि वे इंसान होंगे। चानू ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसके लिए मॉन्स्टर्स को मारना आसान था, लेकिन इंसान एक अलग मामला थे। जैसा कि रोहन जानता हो कि वो क्या सोच रहा है, वो उससे कहता है कि वो नेगेशन को मारने के लिए आजाद है। रोहन चानू को बताता है कि उनके पास मंदिर में फिर से जिंदा होने का ऑप्शन है। चानू ये सुनकर चौंक जाता है और वो रोहन से पूछता है कि क्या वो एक चेक पॉइंट की बात कर रहा है, और रोहन हाँ कहता है। चानू इसे एक अनुचित लाभ मानता है क्योंकि उसके और उसके समूह के पास गड़बड़ होने पर दूसरा मौका पाने की सुविधा नहीं थी। दूसरी ओर नेगेशन के दूत लापरवाही से काम कर सकते थे और उनके साथ आने वाले परिणामों को भुगतने की जरूरत नहीं थी। चानू लड़ाई के लिए उत्साहित था क्योंकि वो नुकसान में था और उसने रोहन से पूछा कि क्या वो आगे की लड़ाई में उसकी मदद करेगा। रोहन जवाब देता है कि अगर वो कर सकता है तो वो मदद करने को तैयार है। जैसा कि अनुमान था, नेगेशन के वफादार मॉन्स्टर्स और मानव दूतों का एक समूह ब्लॉक में प्रकट होता है। उनमें से एक के हाथ में एक मेगाफोन था और उसने एक जोरदार घोषणा की जिसमें चानू को खुद को दिखाने को कहा गया। कीमिया मुख्यालय में हिस्सुजिन ने जांच के लिए ऑस्ट्रिच टेल का रस लिया था। वो सोच रही थी कि चानू कितना प्रभावशाली है। उसे विश्वास था कि चानू एक आर्टिफैक्ट की मदद से इतना मजबूत है। जाहिर है, एक आर्टिफैक्ट एक दिव्य वस्तु होती है जो किसी गॉड के करीबी लोगों के लिए बनाई जाती है। कभी कभी ये एक मरे हुए गॉड के अवशेषों से बनती है जो बदले में उपयोगकर्ता को गॉड की पावर का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। इस पर सोचने के बाद हिस्सुजिन को नहीं लगा कि चानू एक आर्टिफैक्ट का उपयोग कर रहा है क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होता है जब तक कि वे देवता की प्रकृति से मेल ना खाएं। हिस्सुजिन चीजों की फ्यूचर संभावनाओं के बारे में सोच रही थी जब यूनसु कमरे में भागा आया। हिस्सुजिन चौंक गई और भी चौंक गई जब यूनसु उसकी ओर बढ़ने लगा। यूनसु के पास ऑस्ट्रिच टेल का रस था और उसने उस पर चिल्लाकर पूछा कि उसे वो रस कहां से मिला। सवाल ने यूनसु को चौंका दिया, लेकिन बिना किसी शक के वो जानती थी कि कुछ पागलपन भरा फिर से होने वाला है। चानू के ब्लॉक पर वापस दूत उससे बाहर निकलने का आग्रह करते हैं इससे पहले कि वे उसे ढूंढते ढूंढते थक जाएं। उन्हें क्या पता था कि चानू और रोहन पास की झाड़ियों में छिपे हुए थे। चानू सोचता है कि ये लोग इतनी लापरवाही से क्यों काम कर रहे हैं और वो रोहन से पूछता है क्या उसे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मरने पर भी वे फिर से जिंदा हो सकते हैं। रोहन इस बात की पुष्टि करता है और कहता है कि वे शायद फिर से जिंदा होने के मौके के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। भले ही उनके पास दुश्मनों से भिड़ने के लिए कम समय था, चानू को रोहन के साथ होने से राहत मिली। वो मूल रूप से अपना सारा भरोसा रोहन पर डाल रहा। तभी चानू अपनी दरांती पकड़े हुए अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है। दूत चानू को ऐसे घूरता है जैसे वो कोई कमजोर हो और वो उससे कहता है कि वो उसे सेब ला कर दे। एक और बंदा चानू का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि वो संख्या में कम है और उनके खिलाफ उसका कोई मौका नहीं है। हालांकि टीम घबराने लगती है क्योंकि वे चानू को कुछ भी करते हुए नहीं देख पा रहे थे, जो बहुत अजीब था। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद चानू आखिरकार बोलता है और दूत से कहता है कि वो कचरे के अलावा कुछ नहीं है और उसके बारे में चिंता करने लायक भी नहीं है। चानू को विश्वास था कि उसके पास स्वॉर्ड मास्टर का समर्थन है और इससे पहले कि नेगेशन के लोगों को कुछ पागलपन करने का मौका मिलता, रोहन ने उनसे निपट लिया होता। दूत इससे नाराज हो जाता है और वो चानू को एम्परर एप्पल सौंपने का एक और मौका देता है। चानू जवाब देता है और उससे कहता है कि अगर वो सच में सेब खाना चाहता है तो डिपार्टमेंट स्टोर जाए। चानू के बड़े मुंह के कारण दूत गुस्से से भर जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी ढिठाई के परिणामों को संभाल सकता है। चानू उस बंदे के अहंकार को और तोड़ते हुए कहता है कि जाकर अपनी मां से पूछो ये सब फालतू के सवाल।
चानू के शब्द उस बंदे को सही जगह पर लगते हैं और वो गुस्से में अपने अधीनस्थों को चानू को मारने के लिए कहता है। कीमिया ऑफिस में यूनसू हिसुजिन को परेशान कर रहा था कि उसे वो रस कहाँ से मिला। हिसुजिन उसे बताने का मन कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि ग्राहकों की जानकारी गोपनीय है। यूनसू फिर उसे बताता है कि उसने सिर्फ मजदूरी शुल्क के कारण पूछा था। यूनसू साफ साफ कहता है कि हिसुजिन जो ऑस्ट्रिच टेल का रस लाई थी उसमें सामान्य वाले की तुलना में ज्यादा शुद्धता प्रतिशत था, जिनकी शुद्धता के स्तर को बनाए रखना हमेशा मुश्किल होता है। यूनसू एक अनुबंध पत्र निकालता है और उसे हिसुजिन को देते हुए पूछता है कि क्या वो उन्हें रस की आपूर्ति जारी रख सकती है। हिसुजिन जवाब देती है कि उसे शायद पहले किसान से पूछना होगा और यूनसू सुझाव देता है कि वे एक अस्थायी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें। यूनसू यह सुनकर खुश हो जाता है और वो हिसुजिन को बताता है कि जो भी रस के लिए जिम्मेदार है उसका कीमिया विभाग में हमेशा स्वागत किया जाएगा। चानू और नेगेशन के दूतों के बीच टकराव पर वापस आते हैं। मुख्य दूत देखता है कि चानू संख्या में कम होने के बावजूद काफी शांत है। वो सोचता है कि चानू इतना आत्मविश्वास से क्यों भरा है, और दूसरी ओर चानू सोच रहा था कि वो उसकी ओर बढ़ते हुए कंकालों को कैसे खत्म करेगा। जैसे ही कंकाल उसकी ओर दौड़ते हैं, चानू मास डीकैपिटेशन स्किल को एक्टिवेट करता है और वो एक ही झटके में पूरी कंकाल टीम का सफाया कर देता है। दूत अपने अधीनस्थों को हवा में पंखों की तरह उड़ते देखकर हैरान रह जाता है। चानू दूत से यह कहकर दुख को और बढ़ाता है कि उसके अधीनस्थ काफी कमजोर हैं। चानू हड्डियों के ऊपर खड़ा होकर दूत से पूछता है कि क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। हालांकि दूत एक डी रेटेड किसान से हारने वाला नहीं था। दूत एक गोला निकालता है और गोले का उपयोग करके वो हेर्क्यूलिस नामक एक विशाल मॉन्स्टर को बुलाता है। हेर्क्यूलिस अपने बाएं कंधे से जुड़े एक शेर के सिर के साथ बिल्कुल भयानक लग रहा था। डर के मारे भागने के बजाय चानू अभी भी दूत को ताना मारने का एक तरीका ढूंढ लेता है, ये कहते हुए कि वो नाम देने में बहुत बुरा है। बात तो सही है। दूत चानू पर हंसता है, ये कहते हुए कि वो अपनी हरकतों पर पछताने वाला है, क्योंकि हेर्क्यूलिस बहुत सारे पैसे के लायक एक हथियार है। दूत फिर हेर्क्यूलिस को चानू के पीछे जाने का आदेश देता है। हेर्क्यूलिस अपना विशाल मुक्का घुमाता है, लेकिन वो आसानी से बच जाता है। इससे पहले कि हेर्क्यूलिस कोई और हरकत करता, चानू उस पर अपनी दरांती घुमाता है और उसे सिर्फ एक झटके में स्वर्ग भेज देता है। हेर्क्यूलिस जमीन पर गिर जाता है, जिससे दूत चौंक जाता है, जो पहले ही हेर्क्यूलिस के कितने मजबूत होने की शेखी बघार रहा था। दूत दर्द से रोता है, ये कहते हुए कि हेर्क्यूलिस एक मॉन्स्टर था जिसे वो पिछले 10 सालों से बना रहा था और चानू ने उसे ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कुछ भी न हो। दूत फिर अपनी अधीनस्थ सोए की ओर मुड़ता है और उसे लड़ाई में शामिल न होने के लिए डांटता है। सोए उस बंदे को याद दिलाती है कि वही था जो आत्मविश्वास से चानू के पीछे गया था और उसे कोई कारण नहीं दिखता कि उसे एक किसान से पिटने के बाद शिकायत क्यों करनी चाहिए। सोए उस बंदे से कहती है कि वो अपने हाथ गंदे करने को तैयार है, लेकिन उसे एक्स्ट्रा शुल्क मिलेगा। आखिर उसकी भूमिका रास्ता दिखाने की थी और कुछ नहीं। चानू मुस्कुरा रहा था और पूरी बात को लेकर उत्साहित हो रहा था, जब तक सोए अपनी नजर उस पर नहीं डालती और उसकी आंखें लाल नहीं हो जाती। तभी एक टिप आती है जो चानू को बताती है कि सोए नेगेशन ऑफ लाइफ नामक स्किल का उपयोग करती है, जो लक्ष्य पर एक श्राप डालती है। सिस्टम यह नहीं बताता कि स्किल कितना खतरनाक है, और इससे पहले कि चानू को पता चलता, वो सोए के स्किल के अधीन आ चुका था। वो परेशान करने वाला बंदा हंसने लगता है जब उसे पता चलता है कि चानू सोए के जाल में फंस गया है। वो चानू से कहता है कि वो अब देखने वाला है कि जब कोई नेगेशन से पंगा लेता है तो क्या होता है। सोए उस बंदे पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि वे पहली बार में यहाँ क्यों आए थे। वो बंदा सेब के पेड़ को ढूंढने की कोशिश करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो बाद में अपनी टूटी हुई रचना का बदला लेने का वादा करता है। जैसे ही वो जंगल से गुजरता है, उसे हवा में सेबों की महक आती है और वो समझ जाता है कि वहां पहुंचने में बस कुछ ही समय की बात है। अचानक उसे अपने पीछे एक हल्की सी हलचल महसूस होती है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो भ्रम में रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो व्यक्ति कहाँ है। अचानक रोहन उसके ऊपर प्रकट होता है और रोहन एक लोकप्रिय स्वॉर्ड मास्टर होने के कारण वो बंदा उसे पहचान लेता है। हालांकि इससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती क्योंकि रोहन उसे काट डालता है। इस बीच चानू अचानक अपनी आंखें खोलता है और खुद को धरती पर वापस पाता है।
आखिरी चीज जो उसे याद थी वो ये थी कि वो निगेशन से लड़ रहा था, लेकिन वो अचानक कहीं और प्रकट हो गया था। उसे एहसास हुआ कि चीजें उससे पूरी तरह से अलग दिख रही थी जो वो जानता था। तभी वो अपने माता पिता को पीछे से अपना नाम पुकारते हुए सुनता है। वो मुड़कर देखता है कि उसके माता पिता वाकई वहां खड़े थे और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है जब वो उनकी ओर दौड़ता है। वो उनकी बाहों में कूद जाता है और उन्हें कसकर गले लगाता है जब आंसू उसके चेहरे से लुढ़कते हैं। चानू जोर जोर से रोता है और उन दोनों से पूछता है कि वे अब तक कहाँ थे, और वो उनसे भीख मांगता है कि वे फिर कहीं ना जाएं। अचानक उसका सबसे बड़ा डर उसके सामने फिर से होने लगता है। उसके माता पिता उसे एक तरफ धकेलते हैं और वे चानू दर्द से चीख उठता है, लेकिन तभी रोहन उसे उस अजीब सपने से बाहर खींच लेता है। वो उसे बताता है कि वो सोई की चाल का शिकार हो गया था और उसने जो कुछ भी देखा वो असली नहीं था। चानू को बचाने की कोशिश में रोहन ने सोए के हाथ पर वार किया था और सोए को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन ऐसी जगह पर मौजूद था। सोए घुटनों के बल गिर पड़ती है और चानू गुस्से में अपनी दराती लेकर उसके पीछे दौड़ता है, उसे रुलाने की सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार। हालांकि रोहन उससे पहले ही सोए तक पहुंच जाता है और उसे काट डालता है। सोए दलदली पानी में दफन हो जाती है और रोहन बेवजह बीच में आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन चानू इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो तो उसका शुक्रगुजार था। चानू फिर सुझाव देता है कि वे अभी बेस पर वापस चलें और इस गड़बड़ी को बाद में आकर साफ कर लेंगे। रोहन उससे उसकी आगे की योजना के बारे में पूछता है और चानू बताता है कि उसका इरादा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है। हालांकि पहला काम जो वे करने जा रहे हैं वो है आसपास के हर ब्लॉक पर कब्जा करना। वो रोहन से पूछता है कि क्या वो इसमें उसकी मदद जारी रख सकता है, और रोहन उसे यकीन दिलाता है कि जब तक वो उसे सेबों से भुगतान करता रहेगा उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं है। चानू फिर रोहन को यकीन दिलाता है कि वो उसे उतने सेबों से भुगतान करेगा जितने वो चाहेगा। जैसे ही वे बेस पर लौट रहे होते हैं उनका सामना फिर से उस काली बिल्ली से होता है और चानू रोहन से उस बिल्ली के मामले के बारे में पूछता है। रोहन नॉनशलेंटली उसे बताता है कि वो बिल्ली 7 आपदाओं में से एक है, एक टेरिटोरियल शिकारी। ये सुनकर चानू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे लगा था कि वो एक आम दोस्ताना बिल्ली थी और उसे एहसास होता है कि वो अनजाने में अपनी जान गंवा बैठता। दूसरी ओर निगेशन का सिपाही चानू के खिलाफ लड़ाई हारने की वजह से खुद को एक कोठरी में बंद पाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके गुट और चानू के लो लेवल गुट के बीच भारी अंतर के कारण एक सरचार्ज पेनल्टी लगाई गई है। उसे सजा के तौर पर 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे और ये उसे चौंका देता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि पावर का ये अंतर सही था। वो ये दावा करते हुए पैसे देने से इनकार कर देता है कि चानू का समर्थन एक स्वॉर्ड मास्टर कर रहा था। सिस्टम फिर उसके भुगतान से इनकार को जरूरी कर्ज चुकाने में असमर्थता के रूप में पहचानता है और उसे निगेशन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो ये देखकर घबरा जाता है और सिस्टम से वापस आने की गुहार लगाता है क्योंकि अब वो भुगतान करने के लिए तैयार था। तभी मरे हुए मॉन्स्टर्स उसे घसीटकर उसकी कोठरी से बाहर निकालते हैं और उसकी स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए एक खौफनाक निगेशन दूत डानहा वहां आ जाती है। वो उससे कहती है कि अगर वो मौत से भी बदतर सजा नहीं भुगतना चाहता तो ध्यान से बताए क्या हुआ था। वो डानहा को बताता है कि उसने एम्परर एप्पल की खेती की जगह ढूंढ ली है। डानहा को विश्वास था कि वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कसम खाता है ये कहते हुए कि रोहन ने ही उसकी योजनाओं में खलल डाला था। डानहा को अब भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर रोहन चानू के साथ लड़ा होता तो हर्जाना इतना ज्यादा नहीं लगाया जाता। वो लगातार कहता रहता है कि वो सच बोल रहा है, यहाँ तक कि सोई भी हार गई थी, जो डानहा के लिए चौंकाने वाली बात थी। डानहा फिर अपनी जगह से उठती है और उसकी ओर बढ़ती है। उस खौफनाक औरत को अपनी तरफ आते देख उसका रहा सहा अहंकार भी लगभग टूट जाता है। डानहा कहती है कि वे सोए को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते, यानी नाकामी का अंजाम उसे ही भुगतना होगा। वो शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि उसके पास एक प्रस्ताव है। वो उसका सिर पकड़ती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांध लेती है जो उसे तब तक कैदी बनाए रखेगा जब तक वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर देता। वो उसे खेती की जगह पर जाने और वहां काम शुरू करने का आदेश देती है।
वो तर्क देता है कि ये असंभव है, लेकिन टान्हा धमकी देती है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वो उसे अनडेड में बदल देगी। वो साफ कर देती है कि इस गड़बड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है, सेब की खेती वाली जगह पर घुसपैठ करने का कोई तरीका खोजना। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।